बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज मैं आपसे हम की बात करना चाहूँगी। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं जब भी शो शुरू करते हैं तो हम से मुराद हमारी पूरी टीम मॉर्निंग एट होम की आपसे मुखातिब होती है। कुछ बातें टीम मेंबर्स ने कही होती हैं, कुछ बातें मेरी अपनी होती हैं, कुछ बातें मेरी शेफ़ करती है और सबको मिला के एक हम बनता है। आज जिस मौजू पे बात करना चाहती हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंसान की मैं उसे खा जाती है, इंसान की ईगो जिसको हम अना भी कहते हैं। हर इंसान में ईगो होती है, हर इंसान में अना होती है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको रिगार्ड मिले, वो जब कोई बड़ा काम या छोटा काम कुछ भी करे तो उसकी लोग दाद दे। और ऑफ कोर्स इंसान जब भी सोचता है तो सबसे पहले अपनी ज़ात के बारे में ही सोचता है, लेकिन इसी सोच और इसी मेंटालिटी में से बाहर निकलना है। अच्छा, एक घर में भी अगर देखें तो जो वाहिद इंसान सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में नहीं सोचता या सोचते वो माँ बाप होते हैं। उनको हर वक्त अपने बच्चों की टेंशन होती है और उनकी फ़िक्र होती है और जो भी फ़ैसले और डिसीजंस ज़्यादातर लिए जाते हैं वो सबको साथ लेके चलने वाले डिसीजंस होते हैं। लेकिन हर घर में ऐसा फ़र्द भी होता है या होती है जो हर चीज़ अपनी ज़ात से ही सोचते हैं। यही सोचते हैं कि भाई मेरे लिए ये चीज़ कन्वीनियंट है, मेरे लिए वो चीज़ कन्वीनियंट है। अगर सब ने फॉर एग्जांपल डिनर पे जाना है तो वो शख्स यही कहेगा कि भाई हमने तो डिनर फलां जगह पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे उनका खुद जाने का दिल चाह रहा होगा या उनके घर के करीब वो जगह पहुँच या पड़ेगी। सो होता ये है कि इंसान बहुत सेल्फिश हो जाता है, सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। लेकिन व्यूअर्स, अगर हम सोचें एक लम्हे के लिए, कोई भी इंसान अकेला तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता और जब हमने बहुत से लोगों के साथ इंटरकनेक्टेड होना है तो उन लोगों को भी उनकी हौसला अफजाई करना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनको अप्रिशिएट करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पिछले दिनों मैं बात कर रही थी अपनी एक कज़न से, तो मुझे बता रही थी कि भाई उसके बड़े गिले थे कि मेरी सास जो है वो ये नहीं करती, मेरी सास वो नहीं करती, वो कभी घर नहीं आती, ये नहीं, और मैं ये और मैं वो। मैंने कहा एक बात बताओ, आपसे उम्र में कितनी बड़ी हैं? कहती कोई 30-35 साल मुझसे बड़ी होंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अपनी अम्मी जब कभी नहीं आती या कोई चीज़ नहीं कर पाती तो कैसा फील करती हो? कहती थोड़ी सी अपसेट होती हूँ, बट ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, वो ये बिज़ी वो। मैंने कहा तो आप अपनी सास के बारे में ये क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर सकते? तो कहती है नहीं मैंने ये तो मैंने वो। मैंने कहा मैं ही करी जा रही हूँ। 1 मिनट के लिए सोचा है? मैंने कहा देखो, आपका अपनी मदर की तरफ आना जाना बहुत ज़्यादा है। आप अपनी मदर इन लॉ की तरफ सिर्फ तब जाते हो जब कोई मौका या कोई ओकेजन होता है। आपके घर में कॉन्स्टेंटली ओकेजन्स हो रहे होते हैं। अगर कोई 1 या 2 ओकेजन आपकी सास से यानी कि आपकी माँ से मिस हो जाते हैं तो इतनी क्या बड़ी बात है? तो कहती नहीं मैं ये मैं वो। मैंने कहा अपने अंदर से बाहर निकलो। ये खातून जिसको तुम बुरा भरा कह रही हो ये आपकी मदर इन लॉ तो हैं, लेकिन आपके शौहर की माँ हैं और आपके बच्चों की दादी हैं। तो मैं में पढ़ना और मैं से बाहर ना निकलना, इससे फिर आपके घर के ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं, घर से बाहर जो लोग हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। फिर व्यूअर्स, उन लोगों को क्रेडिट देना जो आपके साथ चलते हैं। जब भी बात करते हैं मैं आपको कहती हूँ कि जुमे का दिन होता है तो मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज़ आज के दिन हम सबको अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। हम सब से मुराद कौन? हमारी पूरी टीम, हमारी फैमिलीज़। इन सब लोगों के बग़ैर हमारी ज़िंदगियाँ तो नामुकम्मल हैं। किसी भी आप मीडिया की पर्सनैलिटी को देख लें, किसी भी कामयाब इंसान को देख लें, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं इदी साहब की, या आप किसी मीडिया के बंदे की बात कर लें, सबा कमर की बात कर लें, महरा खान की बात करें, फवाद खान की बात कर लें, कोई भी इंसान जो बड़े काम करता है, चाहे वो मीडिया की अचीवमेंट हो, किसी भी, कोई डॉक्टर्स को देख लें, उनके साथ उनकी एक टीम होती है। अगर वो टीम आप उनसे हटा दें तो उनका काम, उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें जो है वो साइडलाइन हो जाती हैं। देखो, कोई इंसान चेहरा बन जाता है, कोई इंसान लीड करता है किसी भी टीम को, लेकिन जो इंडिविजुअल इन दमसेल्फ होता है उसको उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। विदाउट टीम वर्क नथिंग इज़ पॉसिबल। और टीम के अंदर बहुत से लोग शामिल होते हैं। इवन वो सफाई वाला शामिल है जो आके सेट पे सफाई करता है। अगर मॉर्निंग शो की बात करें, हमारे कैमरामैन, हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हमारे पीसीआर में जो सारे लोग बैठे हुए होते हैं, हमारी एक टीम यहाँ पे बैठी है और एक टीम इस्लामाबाद में हमें मॉनिटर कर रही है, कराची के भी सेंटर के साथ हम इन एफिलिएशन होते हैं, हम सारे सेंटर्स के साथ मिलके चल रहे होते हैं। तो ये सारे लोग मिला जुला के, जीएम साहब, पीएम साहब, एमडी साहब, ये सब लोग मिला के
हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम्स, ये सारे लोग कंबाइन हो के ही तो आप तक एक शो पहुंचता है। अच्छा, फिर शो के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे शेफ्स हो गए, हमारे जो डॉक्टर्स आते हैं, जो डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें सिखा के जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, डिफरेंट किस्म की, यू नो फॉर एग्जांपल हम लोग बड़ी दफ़ा ऐसा करते हैं शो के ऊपर आपको चीज़ें बनानी सिखाते हैं। ये सारे लोग जो आते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ शो का ऐसा बनते हैं, उनको भी कंबाइन करके शो आप तक पहुंचता है। तो फिर मैं कहाँ से आई? सबसे बड़ा इशू तो यही है ना कि मैं फिर कहाँ से आई। मैं जुगन तो सिर्फ एक इंडिविजुअल हूँ। मैं एक कामयाब एंकर सिर्फ तब बन सकती हूँ जब मेरी टीम सॉलिड है। मैं एक कामयाब एक्टर सिर्फ तब बन सकती हूँ जब मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करूँगी और मुझे डायरेक्टर्स अच्छे मिलेंगे, प्रोड्यूसर्स अच्छे मिलेंगे और उनकी टीम सॉलिड होगी। मैं जो अपनी एक बिजनेस रन करती हूँ स्किन केयर हेयर केयर के प्रोडक्ट्स की, वो भी अपने पार्टनर और पूरी टीम के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। घर में बच्चों को पालना, व्यूअर्स, अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ ना होते, अगर मेरे पूरा का पूरा जो एक सपोर्ट सिस्टम है, मेरी बहन की सपोर्ट ना होती, मेरी फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट ना होती, मेरे हस्बैंड की फैमिली की सपोर्ट ना होती, तो हम दोनों किस तरह काम करते और कैसे? अब देखें ना, अभी इस वक्त शो आपके पास कर रही हूँ, मैं घर पे तो नहीं हूँ। तो जब प्रोग्राम हो रहा होता है तो पीछे चीज़ें कोई ना कोई तो मैनेज कर रहा होता है, चाहे वो घर का स्टाफ हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, ये भी आपकी टीम का हिस्सा है। तो मैं में से निकल आए। मैं हर इंसान की बर्बादी का पहला मेजर स्टेप होता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर वक्त मैं करते रहते हैं। मेरा अक्सर दिल चाहता है मैं तो बकरी करती है, मैं ना करें। सो मैं से निकलें, हम के बारे में सोचें। जब घर में भी किसी डिसीजन के बारे में सोच रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तो कलेक्टिवली सोचा करें। फलां ने मेरे लिए ये चीज़ नहीं की, क्यों नहीं की? उसके पीछे कोई रीज़न होगा। उस रीज़न को ढूंढें और मसले की रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, मसला और मत बिगाड़ें। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब हमने किचन की तरफ जाना है, तो जब आप किचन के स्पेशली प्रोफेशनल किचन की बात करें तो वहाँ पे भी एक पूरी टीम है। हमारी शेफ़ भी जब आती हैं तो वो अपना काम और अपने सेटअप तो लगाती हैं, लेकिन हमारी टीम इनके साथ सपोर्ट में होती है। डिशेस वगैरह प्रोवाइड करना, चीज़ों को वॉश करके इनके पास टाइम पे पहुंचाना, ये सब कुछ लाइव शो में चल रहा होता है। सो विदाउट योर टीम, चाहे वो आपकी घर की टीम हो जिसको हम फैमिली बुलाते हैं, चाहे दफ्तर की आपकी टीम हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, हम की तरह जब सोचेंगे ना तो आप इतने मजबूत हो जाएंगे, आपको कोई हरा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। और अगर कोई आप किसी चीज़ में कामयाब नहीं भी होते तो उस नाकामी को भी आप बड़े अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट सिस्टम होता है। लेकिन जो इंसान सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचता है ना व्यूअर्स, उसकी कोई टीम नहीं होती, उसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, उसके सगे भाई बहन फैमिली मेम्बर्स भी उसको छोड़ देते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक यही था कि इंसान की मैं जो है उसको खा जाती है, उसको बर्बाद कर देती है। आइए मिलते हैं अपनी बेहतरीन शेफ़ से। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ ज़ुफ़िशा मुरीद, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं ये जो आई दिस आई दैट, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये एक बड़ी प्रॉब्लम, और आजकल तो बहुत ज़्यादा मैं ये देखना शुरू हो गई हूँ। ये ऐसा ही है, और जो टीम वर्क होता है, टीम वर्क करने का एक मज़ा भी आता है और उसकी कामयाबी जो होती है वो सबको नज़र भी आती है। पता है, मैं का एक और रीज़न भी है कि हम जब छोटे होते थे ना तो स्पोर्ट्स खेलते थे, वेरियस एक्टिविटीज़ करते थे, एंड एज ए टीम स्कूल्स में भी आपको आगे बढ़ना सिखाया जाता था। ऐसे ही अब स्पोर्ट्स इतने कम बच्चे खेलते हैं। जो प्रॉपर एथलेटिक बच्चे हैं, जो प्रोफेशनली जाना चाहते हैं, वो तो खेलते हैं, लेकिन हर बंदा सोशल मीडिया और गैजेट्स की वजह से घरों में बंद हो गया। बिल्कुल ऐसा है। तो ज़ाहिर ही जब एक इंसान का इंटरेक्शन सिर्फ मशीनों से होगा, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों नहीं है, तो उसके अंदर टीम वर्क का तो कोई आंसर आना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। और इसी वजह से फिर जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो नहीं उस तरीके से सर्वाइव कर पाते। बिल्कुल। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मेरे साथ रात में हुआ एक ये ऐसा ही कि टीम जो था जहाँ पे जॉब कर रही हूँ वो लीड कोई और कर रहा था बंदा। तो मैंने देखा कि ये नहीं सर्वाइव कर पा रहे ना सारी चीज़ें। तो मैंने कहा अच्छा सर आप ऐसा करें, अब ये मेरे हवाले करें। आपने कर लिया, अब ये मैं करके देखती हूँ। तो मिल जाते हैं, थोड़ा काम आप कर लें, थोड़ा मैं करती हूँ, और फिर इसको लेके जाते हैं कि ये ग्रो कर जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये करके देख लेते हैं। तो ये है कि आप और उसका रिजल्ट बेहतर आया। बिल्कुल। वही तो बात है ना, आप किसी को देख रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आपकी टीम का हिस्सा है।
आप उनकी बढ़ की मदद भी कर सकते हैं या फिर साइड पे खड़े होकर ना तमाशा देख सकते हैं और हंस सकते हैं कि देखो इसके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, इसके साथ यही होना चाहिए। इस चीज़ से निकल आए। कामयाब इंसान वही है जिसकी पूरी टीम कलेक्टिवली कामयाब है। सो आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा कटलेट्स। पिज़्ज़ा कटलेट्स? जी, पिज़्ज़ा कटलेट्स बना रहे हैं। ये कैसे बनेंगे? ये इसके ऊपर डाल दोगी सारा कुछ? नहीं, इसके ऊपर नहीं डालूंगी, इसकी फिलिंग करूंगी। अच्छा। वैसे तो अगर मैं इसमें डो लेती, मैदे की डो बनाती, तो फिर वो पैटीज की तरफ चले जाने थे। ठीक है। तो फिर इसलिए मैंने आलू लिए हैं और जो मैंने इसका ये चिकन का मटेरियल तैयार किया है, ये मैंने किया है सुप्रीम पिज़्ज़े का। उसका जो फ्लेवर है ना, वो मैंने सुप्रीम पिज़्ज़े का दे लिया है। ठीक है। तो मैं आपको इसकी पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जी। तो पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं आलू 1 किलो, मुर्ग का गोश्त आधा किलो, चीज़ 300 ग्राम, पिज़्ज़ा सॉस 100 ग्राम, शिमला मिर्च आधा कप, प्याज आधा कप, जैतून 200 ग्राम, एलापिनो 100 ग्राम, ओरिगेनो 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, धड़ा मिर्च हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत, मैदा हस्बे ज़रूरत जी। तो आलू लेके मैंने इनको बॉयल कर लिया है। चिकन को भी पहले मैंने बॉयल किया है बिल्कुल पूरे पानी के साथ कि इसका जो फ्लेवर है ना वो वेस्ट ना हो। और उसके बाद उसको मैंने क्रश करके वेजिस के साथ सौते किया है। सौते करते हुए मैंने इसमें ओरिगेनो, पिज़्ज़ा सॉस और एलापिनोस, ब्लैक ऑलिव्स और चीज़, उसके साथ मैंने इसको बना लिया। चीज़ डाल दिया तो वो बिल्कुल पक गया उसको। अब मैं ये आलू लूँगी और फिर उसकी फिलिंग करती जाऊँगी और ब्रेड क्रम्ब के साथ इसको मैं फ्राई कर लूँगी। सिंपल। ये जब हम तोड़ेंगे तो ये चीज़ी सा होगा और फ्लेवर जो है वो पिज़्ज़े का आएगा। अक्सर ना आपको ये वाला तो आपने कर लिया ना, मोज़रेला वाला। अगर हम इसी तरह ना जो चीज़ स्लाइसेस होती हैं चेडर की, जी। उनको अगर आप छोटे एक चीज़ की स्लाइस के 4 हिस्से कर ले और ये डाला, ठीक है, आलू, उसके ऊपर आपने ये मेज़ा डाला, उसके बीच में वो छोटा सा पीस चीज़ का डाल के कर दिया ना, तो वो फिर एक और मजीद चीज़ी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी तो वो अच्छा भी एक ऑप्शन। वो मैंने एक दफा किसी के घर खाए थे, बट उन्होंने कुछ डिफरेंट किया था। उन्होंने चिकन, उन्होंने सिर्फ पोटैटो जस्ट नॉर्मल बॉइल्ड कीमा था, चीज बॉल होंगे ना, वो चीज बॉल टाइप चीज थी, बट उसमें उन्होंने चिकन का कीमा भी डाला हुआ। सो द पॉइंट इज वेरिएशन आप कोई भी बना सकते हैं, बच्चों को जो पसंद है उस तरह से आप उसको रेडी करें। बिल्कुल। सो हम इसको बना के पहले डिप करेंगे, पहले हम डिप करेंगे कॉर्नफ्लोर में, उसके बाद अंडा और फिर ब्रेड क्रम्ब और फिर हम उसको फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करेंगे हम इनको, डीप फ्राई करेंगे। और व्यूअर्स अगेन, जब कटलेट्स को फ्राई करते हैं, शामी कबाब को फ्राई करते हैं, अवल तो शामी कबाब कभी भी डीप फ्राई नहीं होते। जो लोग करते हैं प्लीज़ उनको फिर अंडा शंडा लगा के करना पड़ता है। अगर विदाउट अंडा करना तो बिल्कुल कम ऑयल के साथ। बट आप जब कटलेट्स को डीप फ्राई कर रहे हैं तो उसको एक साइड से ब्राउन होने दें, फिर उसको फ्लिप करना है, उसको हिलाते नहीं रहना, टूट जाते वरना वो लिटरली कुतावा सा बन जाता है। हाँ जी बिल्कुल। और वो ब्रेड क्रम्ब जो है ना, वो ऑयल भी बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेते हैं। टेम्परेचर भी ठीक होना जरूरी है। कटलेट्स को फ्राई करना एक आर्ट है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से उसको फ्राई करें तो बड़े ही मजे के बनते हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, फिर चीज़ी। हाय, कब तैयार होंगे और कब हम खाएंगे? बस ये हो जाएंगे थोड़ी। ओवर टू यू भाई, अब आप अपनी तैयारी करें। व्यूअर्स, हमने जाना है ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक में जाते जाते टॉपिक तो ऑफ कोर्स हमारा मज़ीद स्प्रेड आउट हो जाएगा और हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को पॉइंट आउट की, जो आपसे रिक्वेस्ट भी की है कि में से निकल आएँ। जब भी किसी की तरफ से आप हर्ट हों, अपसेट हों, किसी चीज़ की वजह से आप टेंशन में हों, गुफ्तगू करें, कॉन्वर्सेशन करें, डिस्कशन करें। ऐसा ना करें कि अपनी ज़ात को भी टॉर्चर करें, अगलों को भी टॉर्चर करें। और स्पेशली जब आप एक टीम का हिस्सा हैं, याद रखिएगा, अगर 100 लोगों की भी टीम है और उसमें कोई 2 लोगों के बीच में इख्तलाफ चल रहा होता है तो पूरी टीम डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टरप्ट हो जाती है। सो वर्क टुगेदर, वर्क कलेक्टिवली एंड मैं नहीं हम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ऑफ कोर्स गुफ्तगू का सिलसिला एंड मॉर्निंग एट होम जारी रहेगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें 2 ऐसे एक्सपर्ट्स ने ज्वाइन किया है जो हमें बताएंगे कि बच्चे जो गैजेट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, उनके बिहेवियर में, उनकी सोचों में, उनके उठने बैठने में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चीज़ें ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और हमें माँ बाप होने के नाते, व्यूअर्स होने के नाते, नाना नानी, दादा दादी, कज़न्स, व्हाटएवर होने के नाते, जो स्पेशली यंग बच्चे हैं एंड इवन टीनेजर्स, जो ट्वीन्स और टीन्स का एज ग्रुप है,
उनमें किस किस्म के मसाइल रूनुमा हो रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है सादिया वाइन ने, हमारे शो का रेगुलर हिस्सा हैं। आप टीचर ट्रेनर हैं, रिलेशनशिप कोच हैं, कंटेंट राइटर, माहिर नफ्सियात, करियर काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया जी के साथ हमें ज्वाइन किया है शमाला सलीम ने, आप एजुकेशनिस्ट हैं और टीचर ट्रेनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शमाला। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो गैजेट्स के साथ एक बात को कनेक्ट करना चाहूँगी। हमने आज का जो प्रोग्राम का आगाज़ किया तो सबसे पहली बात तो यही कही कि जी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है, और वो इशू ये है कि मैं आए में से लोग नहीं निकलते। हम जब छोटे होते थे तो हमें तो माँ बाप बड़ा डांट डूंट के सीधा करते थे इस मामले में, लेकिन अब की जो जनरेशन है, क्या उनमें मैं इसलिए ज़्यादा आ गई है, दिस इज़ माइन, ना शेयर करते हैं, ना बहुत अजीब से एटीट्यूड्स बच्चों में नज़र आ रहे हैं। क्या ये इसलिए है क्योंकि बच्चे गैजेट्स बहुत यूज़ करते हैं? आई डोंट नो, ये मैं अब बहुत नज़र आ रही है सादिया जी बच्चों के अंदर। मी आए आए आए, पहले भी होता था, लेकिन माँ बाप और स्कूल मिलके उसको कर्ब कर लेता चीज़ को। अब तो हर बच्चा मैं से ही नहीं निकलता। ये फिर वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे बहुत अरसा पहले से शुरू हो चुका हुआ है मी टाइम। वो इतना ज़्यादा बच्चों ने सुना है, आपके जो भी बात आपने कही है कि उनके अंदर भी ये बात आ गई है कि मी टाइम, कि मेरा टाइम है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं हर चीज़ हूँ। जबकि हमारे एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा ये बात इफ़ेक्टिव होनी चाहिए कि हम उनको सिखाएं कि देयर इज़ नथिंग एज मैं, इट्स वी, हम हैं, हम इकट्ठे काम करते हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, हमारा उठना बैठना हम के साथ है, इट्स नॉट मी ऑलवेज। बट साथ उठे बैठते, बट कौन साथ उठता बैठता है आजकल? मतलब एक ही कमरे में साथ बैठे हुए भी उठ बैठ साथ नहीं रहे क्योंकि मतलब अब तो वो वाला सिलसिला हो गया कि टीवी ट्रेस के ऊपर खाने आते हैं। कोई 1 बजे दोपहर के खाना खा रहा है, कोई 4 बजे खा रहा है, किसी ने लंच भी स्किप कर दिया तो रात को 6 बजे उन्होंने दोनों टाइम का खाना खा लिया। मतलब एक ही घर में खाने का टाइम एक नहीं है, तो साथ वक्त गुजारना तो बहुत दूर की बात है। जैसे आपने कहा कि गैजेट्स उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, तो उन गैजेट्स ने हर बच्चे को, हर बड़े को भी, लेकिन हम बच्चों को डिस्कस कर रहे हैं, गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली इंटरेक्ट कर दिया है। वो समझते हैं कि जो मेरे हाथ में मोबाइल है इससे बढ़कर कोई बात नहीं। मैं आपको, मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी, यस्टरडे आई वाज हैविंग इन अ कॉन्फ्रेंस, तो एक बच्चे ने आकर पूछा ही इज़ ओनली 4। मैंने कहा विच फ़ोन डू यू हैव? उसने कहा माशाल्लाह क्या दिमाग है माशाल्लाह। ही सेड आई हैव iPhone Pro Max 13। मैं कहा वाओ दैट्स ग्रेट, क्या बात है, बिकॉज आई वॉज अप्रिशिएटिंग हिज कॉन्फिडेंस माशाल्लाह, कि एक छोटी सी उम्र में अगर उसको ये नाम याद है तो आप उसे क्या क्या करवा सकते हैं, आप ये इमेजिन करें। तो बट आपने उसको एक मोबाइल दे दिया और अब वो उस गैजेट के साथ अब मतलब वो गैजेट ही उसकी फैमिली और उसका सब कुछ हो जाएगी, क्योंकि देखिए गैजेट्स इंसानों से ज़्यादा एक तरह से इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल है जुगन। इसमें थोड़ा सा मैं पेरेंट्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक इट्स एन ईजी वे आउट फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। स्पेशली यंग मदर्स को मैंने देखा, उनको बहुत कन्वीनियंट, आसान लगता है कि बच्चे को एक मोबाइल दे दिया, उस पर नर्सरी राइम्स चल रही हैं, उस पर कार्टून्स चल रहे हैं, सब कुछ उसी पे चल रहा है, बच्चे वो देख रहे हैं और उसी तरह से खाना भी खिलाया जा रहा है, बच्चों को वहीं पे बैठे हुए हैं, वो बच्चा ऑक्यूपाइड है उस मोबाइल के साथ। एंड यू नो द पेरेंट्स स्पेशली द यंग मदर्स और द मदर्स हैव टाइम टू डू अदर थिंग्स, अपने जो भी और काम कुछ और भी करना है वो कर लें। अब उस बच्चे को, जो बच्चा सोशली आइसोलेटेड है घर के अंदर, जिसका इंटरेक्शन डायरेक्ट माँ से भी नहीं हो रहा, बाप से भी नहीं हो रहा है तो लिमिटेड टाइम के लिए हो रहा है, जो आप कह रही है ना इकट्ठे रहते हैं लेकिन इकट्ठे हैं नहीं, तो उसका बहुत ज़्यादा मुझे लगता है असर या वजह ये भी है कि जब आपने एक मोबाइल में ही सारी चीज़ एक बच्चे को प्रोवाइड कर दिया, टेंशन उसकी उसी तरफ है, तो फिर वो बाकी इंटरेक्शंस तो उसके दूसरे लोगों से स्लो हो जाएंगे ना। थोड़ा सा पेरेंट्स को यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा तवज्जो भी देने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा बच्चों के साथ मोबाइल साइड पे करके खुद स्पेंड करना। अब सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बट आप जो बात पेरेंट्स की कह रही हैं, ठीक है पेरेंट्स वाली बात मैं मानती हूँ, लेकिन अब हर चीज़ ले भी तो आप लोग गैजेट्स पे आए ना, स्कूल सिस्टम्स भी। मैंने एक्चुअली आज पर्सनली एज अ पेरेंट भी गिला करना है। बताएं। देखिए इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं और हर चीज़ बच्चों ने ऑनलाइन एक्सेस करनी है, होमवर्क भी ऑनलाइन है, ये भी ऑनलाइन है, वो भी ऑनलाइन है, तो जब हम खुद ही बच्चों को धकेल रहे हैं ऑनलाइन की दुनिया के अंदर, ये भी तो एक गिला है ना सादिया जी। मतलब आई वांट बोथ ऑफ यू टू अप्रोच दिस। जी, आई थिंक इट्स परफेक्टली अ वेरी फाइन सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट जो आपने दी है कि अगर किसी भी स्कूल में टैब्स का इस्तेमाल नहीं है, और वाइट बोर्ड तो खैर ख़त्म हो गया और बड़े बड़े बोर्ड्स नहीं आ गए जिसके ऊपर जाके आपने टच सिस्टम से काम करना है, या हाई स्कूल्स की बात हो रही है जो अफोर्ड कर सकते हैं,
तो उसके बीच में हर बच्चे को पता है कि अगर मेरे साथ वाले के पास ये वाली चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है। इसमें मैं बिल्कुल बीइंग एन एजुकेशनिस्ट बिल्कुल ये कहूँगी कि एजुकेशन ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया है ओवरऑल बच्चों को ख़राब करने के लिए गैजेट्स के थ्रू और ये बताने के थ्रू कि दैट वी कैन गिव यू एवरीथिंग एंड जस्ट अ कॉल अवे था ना, तो अब जस्ट अ टच अवे है। सो वो कैसे नहीं उनके बीच में आएगा। और फिर वहीं से शुरू हुई डिसइंटीग्रेशन, वहीं से शुरू हुई अलग अलग रखना कि आप लोग, मैं ये कर सकता हूँ इसीलिए आपने कहा ना मी टाइम, मेरे पास ये है तो ये तो बेचारा बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है। तो हम लोगों ने एजुकेशनिस्ट सो कॉल्ड जो हम लोग हैं, वो उन लोगों ने मेक श्योर किया कि वो बच्चों के दिमाग में वो बात डालें जो कि पहले सोचा गया था कि 2-3 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे बच्चा एजुकेशन लेने के बाद अपने आप को पता नहीं क्या तोप समझेगा। अब तो खैर हर स्कूल में यही सिखाया जाता है कि तुमने नंबर ज़्यादा लेने हैं, जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है उसको तो तुम बाहर में डालो, उसकी क्या जरूरत है, उससे आगे जाओ, आगे आगे की दौड़ में। और गैजेट्स तुम्हारे पास कौन से होने चाहिए? लेटेस्ट होने चाहिए। तो आप नहीं सिखा रहे ना किरदार की बिल्डिंग। जी आप क्या कहेंगे? जुगन में थोड़ा सा यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ, इसके ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखिए, वी लिव इन अ इंटीग्रेटेड वर्ल्ड राइट नाउ। हम कहीं आइसोलेशन में नहीं रह रहे एंड टेक्नोलॉजी इज़ द नेक्स्ट थिंग, रादर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द नेक्स्ट थिंग। हमने आने वाले दौर के लिए अपने बच्चों को तैयार भी करना है। टेक्नोलॉजी से अगर हम दूर कर देंगे तो उन्होंने सरवाइव भी तो इसी दुनिया में करना है। देखें, पढ़ाई भी है, रिसर्च भी है। स्टीव जॉब्स ने क्या कहा था कि उसने अपने बच्चों को खुद नहीं मोबाइल दिया और गैजेट्स दिए। तो यानी कि कहीं ना कहीं तो ये जो बना भी रहे हैं उनको पता है कि यार ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपने बैलेंस भी तो रखना है। एक्सेस किसी चीज़ की भी बुरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी भी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, ज़ाहिर है उसके भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं सब लोगों पे। लेकिन अगर आपने इसी दुनिया में प्रोग्रेस करना है, बच्चों ने आगे हायर एजुकेशन के लिए भी जाना है, तो दे नीड टू बी वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग। अब उसमें ये काम स्कूल का भी है और ये काम पेरेंट्स का भी है कि आपने हर चीज़ में बैलेंस रखना है। जितनी ज़रूरत है रिसर्च की, जितना काम है उतना इस्तेमाल करें और उसके बाद आप अपने बच्चे के ऊपर कहीं कर्फ्यू, कहीं रिस्ट्रिक्ट, कहीं लिमिटेशंस तो हर चीज़ पे आपको लगानी है ना। उसी तरह टेक्नोलॉजी भी एक टूल है, उस पर भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के बच्चे को आईफोन लेके दें और फिर आप कहेंगे जी बच्चा ख़राब हो गया है। अगर आप कुछ लेके दे रहे हैं तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना भी तो उसका काम है ना। स्कूल में पढ़ाई तो वैसे भी हो रही है, कॉपीज़ भी यूज़ हो रही हैं, नोटबुक्स भी यूज़ हो रही हैं, बुक्स भी यूज़ हो रही हैं, बुक्स रीडिंग भी हम बच्चों को सब कुछ करा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर IT है, कंप्यूटर है, इंटीग्रेशन है, ये सब चीज़ें भी इस्तेमाल करनी, क्योंकि अनदर 2-3 ईयर्स आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर। तो जिस तरह हम आज मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर्स और आईफोन इनको कह रहे हैं टैकल करें, अनदर 3 ईयर्स, ये तो मैं ज़्यादा करके कह रही हूँ, 3 इयर्स जितनी रफ्तार से टेक्नोलॉजी में तब्दीली आ रही है, 3 इयर्स से भी पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT, वी ऑल नो अबाउट इट, दीज आर द नेक्स्ट थिंग। हमने बच्चों को इक्विप करना है कि इनको भी इस्तेमाल कैसे करना है, इनके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, उसके लिए भी रेडी इसी चीज़ की मुझे बड़ी टेंशन हो रही है सादिया जी। अब बच्चे जो हैं वो उस मतलब ऐप पे जाके अपना सारा वो डाल देते, मतलब जो भी होता है, और उसी में से अपना सारे होमवर्क, असाइनमेंट, सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। अब टीचरों को अजाब पड़ा हुआ है कि किधर से पकड़ें, वेरी राइट, कि कौन कितना चालाक हो गया और क्या। अब देखें ना, वो उसके अंदर जाते हैं, उसमें सारा डालते हैं, आपको सारा का सारा आपकी पूरी की पूरी असाइनमेंट मुकम्मल मिल जाती है। ओ भाई, पहले हम एक दूसरे को मैसेजेस करते थे, कोई कंडोलेंस का, कोई अफसोस का, कोई मोहब्बत का, कोई प्यार का, कोई डांट का, कोई व्हाटएवर। अब तो वो भी आपको कंप्यूटर करके देता है, तो हमारी क्या जरूरत है फिर? इंसान ये जैसे कहा गया कि मैं छलांग मारने लगी हूँ छत से जाके। मेरा बहुत फायदा क्या है? नहीं, आपका बहुत फायदा है। भाई मुझे लोग पहले मैसेज करते थे ना कि यार ये वाली चीज जरा लिख दो, अंग्रेजी में लिख के भेज दो, या मुझे इसका क्या रिस्पॉन्स। अब मुझे कोई नहीं पूछता, मैं आपको क्योंकि वो बदतमीज सी गैजेट आ गई है, अब मेरी जरूरत ही नहीं। मैं आपको उसका भी बताती हूँ। देखें, गैजेट्स इस्तेमाल करने के लिए भी ना अक्ल की ज़रूरत होती है। आप उसको जो प्रॉम्प्ट्स देंगे, आपको वही आगे से नतीजा उसका निकल के आएगा। तो आपको कुछ पता होगा तो अगली चीज़ भी आपको बताएगी। यार पर बात ये कि देखिए सादी जी, हैंड राइटिंग, जी, There's no such thing as handwriting anymore. मेरी तो अल्लाह का शुक्र है हैंडराइटिंग अब बहुत ही बुरी है और हमेशा से थी, बट आई रिमेंबर बड़ी डांट पिटती थी। जी ऐसे ही है कि भाई जॉइनिंग हैंडराइटिंग ऐसे ही लिखनी और ये अलग-अलग एक-एक लफ्ज़ नहीं लिखना, और मतलब there's no such thing anymore. अच्छा, यहाँ पर जैसे आपने कहा हैंड राइटिंग का, वो ज़माने बिल्कुल गुजर गए हैं।
वो ज़माना भी गुजर चुका है जिसमें So हमारे true, घर वाले सादिया जी, बिल्कुल अभी जैसे सही आपने कह कहा रही ना कि हमारे घर में मेहमान आया करते थे या हम कहीं जाया करते थे, अब तो बेचारे मेहमानों को आने के लिए भी वक्त पड़ जाता है। नहीं हम नहीं, कब आप आएंगे? वो कहते हैं वीडियो कॉल कर लेंगे, हाँ बस दैट्स इट। उधर उधर चाय पी ली, इधर इधर चाय पी ली, क्या बात है, अभी शादियां भी अब तो ऑनलाइन हो जाती है। आई एम गेटिंग देयर। यहाँ वहाँ चाय पीने का कोई मजा नहीं आई है। लव चेंज, ठीक है, आई लव चेंज, बट थोड़ा ज़्यादा स्पीड से मुझे लग रहा है कि हो रहा है। ऑल्सो बिकॉज आई हैव वन चाइल्ड हु इज 17 माशाल्लाह। एंड देन माशाल्लाह आई हैव almost 7-year-old and a 3-year-old. Oh, माशाल्लाह। And then I have 2 stepchildren who are in their 20s. So now मेरी situation आप understand करें कि इन तीनों Bracket generations बहुत ज़्यादा में है। मैं बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का एक देख रही हूँ ट्रजेक्ट्री और बिहेवियर एंड सोचें, और मुझे लग रहा है कि जो अगली जनरेशन आ रही है वो ज़्यादा सेल्फिश आ रही है, वो ज़्यादा सेल्फ इन्वॉल्व आ रही हैं जी। और उनको सिर्फ ये है कि मैं नंबर हुई जो आपने बात की। शादी से भी करें क्या? इसमें हम लोगों का सबका बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं हिस्सा डालना होगा। वैसे बातें करने में तो हम इतने शेर हैं कि अभी आप मुझसे 6 सवाल करेंगी, मैं आपको 20 जवाब दूंगी और आपको राय भी दूंगी अपनी कि आप ऐसे ना करना तो ये हो जाएगा। यू नो एवरीबॉडी इज सो इंटेलिजेंट, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज़ दैट एवरीबॉडी इज़ टू मच वाइज अपने आप को समझता है। तो उसमें बच्चा जो है वो रोबोट ही बनेगा, वो इंसान नहीं बन सकता। बिल्कुल सही है कि हमने अपने आप को टेक्निकली बड़ा ज़बरदस्त रखना है, बट देयर हैज़ टू बी एन एज। आई रिमेंबर जैसे आपने कहा कि हमारे ज़माने में कौन सा ज़माना, अभी भी वही ज़माना चल रहा है वही अल्लाह का, डोंट वरी अबाउट दैट। और छत से बिल्कुल नहीं जा के आपने छलांग मारनी, छत पर अभी भी जाके चांद को देखना है, क्योंकि अगर चांद नज़र नहीं आएगा तो हमारी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं रहेगा। आप तो शीशे में देखे तो आपको वैसे ही चांद नजर आ जाता है। हमारी एक पुरानी आदत है, हम एक दूसरे ये हमारे छेड़ाछाड़ी साथ चलती रहती है। आपको भी हम इस बिरादरी का हिस्सा बना जरूर बना लिया, अच्छा लगता है। मेरे ख्याल में आपके पास ये एक ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि आप लोगों के साथ अपने आप को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अटैच करती हैं, और वही जाना चाहिए हर बच्चे के अंदर। ये माँ बाप सादिया जी, हमें थप्पड़े मार के घर से बाहर निकाला जाता था, हम बाहर खेलते थे, नेबर्स के बच्चों का भी पता था, ये भी पता था कि 8 घर दूर बच्चा कौन है, उसकी अम्मी कौन है, उसके अब्बू। माई किड डजंट नो देयर नेबर्स, आई नो माई नेबर्स, क्योंकि मैं वॉक के लिए निकलती हूँ, जिसके पास से भी गुजरती हूँ सलाम करती हूँ। बुलंद आवाज में सलाम करने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। बेटा सलाम करे ऊंची आवाज में, बेटा सलाम करे, मतलब ये क्या है? बड़ा डेड हाथ होता है वो। नहीं, बट can you guys relate to what I'm saying? I can perfectly relate to you. मैं ये नहीं कह रही हूँ कर कि सकती मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ पहले हम एक्नॉलेज कर सकते हैं कि कुछ मसला तो है। मसला बिल्कुल है, हमारे वक्तों में भी था, बट अब दूसरे मसले आ गए। मैं चलते फिरते खुद ऊंची आवाज़ से बच्चों को सलाम करती रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अस्सलाम वालेकुम बेटे, ज़ोर से बोलें, सलाम करें, सलाम करें। तो ये चीज़ें हैं जो चलते फिरते मैं भी बच्चों को जो है वो कहती रहती हूँ, याद दहानी उनको कराती रहती हूँ। घरों में एंटर होते हैं अपने मोबाइलों पे, घर से निकलते हैं मोबाइलों पे, घर के अंदर होते हैं मोबाइल्स पे। भाई कौन किससे सलाम करेगा, कौन किससे पूछेगा बेटा आप ठीक हो? बच्चा को कौन सा, यू सी, एंड व्हेन यू सी एन अनअवेलेबल पेरेंट या आई एम सॉरी अनअवेलेबल टीचर्स, या देखिए जिम्मेदारी सब पे पड़ती है, सब पे है, पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ माँ बाप की जिम्मेदारी उतनी है, असातिज़ा की जिम्मेदारी उतनी है, इदारों की भी जिम्मेदारी है, माशरे की भी जिम्मेदारी है। देखिए अल्लाह ताला ने इंसानों को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप सोशली आइसोलेट नहीं हो सकते। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। ये बात, ये मी टाइम जो आप कह रही हैं सादिया, बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं। ये जो चीज़ है ना, देयर इज़ नथिंग एज मी टाइम, इट्स ऑलवेज एन अस टाइम। वो दोबारा से टीवी लाउंज में बैठ के, जैसे हम अपने बचपन या बड़े होते उसमें बैठते थे, जहाँ सब लोग एक जगह इकट्ठे बैठते थे, बात भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, देख रहा होता था, बच्चे कुड़कुड़ कर रहे थे कि कब कार्टून का टाइम मिलेगा और ड्रामा देखेंगे। और नहीं, मतलब हम तो कार्टून्स प्लीज, ड्रामे एक्चुअली आई एक्ट बट आई डोंट पर्टिकुलरली, आई एम नॉट अ बिग ड्रामा फैन माई सेल्फ। सो द पॉइंट इज बैठ के वो देखना, फिर एक हाफ एन आवर मिलता था ऑफ वॉचिंग, आई रिमेंबर टॉम एंड जेरी, सो वीड वॉच टॉम एंड जेरी। उसके बाद फिर होता था चलो बाहर जाओ, थोड़ी देर खेलो कूदो। हमें तो रात के खाने के बाद भी आधा पौना घंटा भगाया जाता था कि ये लोग इनको फिर नहला के अच्छी तरह और फिर सो जाएं। माएँ नहलाती थी, डेली चेक किया जाता था कि सब ठीक है, कुछ हुआ नहीं, बेटियों बेटों दोनों। मुझे तो समझ ही नहीं आती, तो वर्ल्ड हैज कम्प्लीटली, जहाँ हम ज्यादा कंसर्न्ड हो गए हैं बच्चों की सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी मेंटल हेल्थ, उतना ही हम उनको पागल कर रहे हैं।
उसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ है ना पागल करने में। देखिए ड्रग्स का इस्तेमाल बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है, और अब तो वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बड़े आराम से जाके ले लेते हैं माँ बाप का नाम लेके। स्लीपिंग पिल्स, दूसरी चीज़ें। व्हेन वी वर यंगर होता था, कोई इक्का दुक्का निकल आता था बुरांडा। इसमें गैजेट्स का बहुत ज़्यादा हाथ है। जितनी ज़्यादा वीडियो गेम्स पे बच्चे जाते हैं उतनी ही एंग्जाइटी और डिप्रेशन उनके अंदर आता है, क्योंकि दैट्स वन आइसोलेशन, सारी अटेंशन सब कुछ उनकी उसके ऊपर है, उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ टाइम स्पेंड है। अपने क्लास फेलोज़, अपने घर से जब अटेंशन उनको कम या नहीं वो इतना इंटरेक्ट करते, उतनी एंग्जाइटी बच्चों में बढ़ती चली जाती है। आप देखें, हम किसी से बात कर लें, गुस्सा कर लें, कुछ कह लें, बैठें, गपशप लगाएं, आप थोड़ी देर में हल्के फुल्के होके फ्रेश होके वहाँ से उठ जाते हैं। बच्चे भी आपस में गपशप लगाएं, बातचीत करें, माहौल हल्का हो जाता है। जो भी बात है कही सुनी, माँ बाप ने सुनी, दोस्तों ने पे उठ गए। प्ले डेट पे भी किसी के घर जाते हैं ना, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ साथी जी। बच्चे प्ले डेट पे जाते हैं, टीवी देख के वापस आ जाते हैं किसी और के घर। What about playing? Actually, playing is just Sharing. into a gadget now. That sharing leads, तो कहते हैं ना sharing is caring. That share, उस sharing से ही तो caring आती थी। एक क्रूअल्टी मुझे बच्चों में नजर आनी शुरू हो गई है, वेरी कोल्ड हार्शनेस, जो यूजुअली वो जो कहते हैं ना जिसने जिंदगी के बड़े थपेड़े खाए हुए हों तो उसके अंदर हाँ वो तो बच्चों में नजर आ रही है हार्शनेस। नो, दिस इज माइन। Yes. हम शेयर नहीं करते थे तो पीछे चीजें छुपा लेते थे, खींचा तानी, अग्रेशन। अच्छा, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साथी जी आपसे बात शुरू करेंगे ना, मैम आपकी तरफ आएंगे कि गेमिंग, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज रेज की, इससे जहन पे क्या असरात होते हैं, और जहाँ पे बच्चों में ड्रग यूज का बड़ा मसला बनना शुरू हो गया। पहले कहते थे स्कूलों में ये चीजें होती हैं, अब तो स्कूल वाले कहते हैं घर से उठा के किस तरह ले आते हैं ये लोग। वेपिंग इज वन इशू वी आर फेसिंग, और हम इतना क्रिटिकली उसको वॉच करें, अवेलेबिलिटी इन द मार्केट ऑफ वेपिंग, और वो इतनी सी चीज़ है, इतनी सी चीज़ है, वो तो आप वो तो कहीं पे भी डालें, आप सोच नहीं सकेंगे हमने स्कूल में बाथरूम की टंकियों से निकाले हैं वेप्स। लेट्स टॉक अबाउट दिस। ब्रेक के बाद जब व्यूअर्स वापस आएंगे तो ये जो वेपिंग का बच्चों में बड़ा ट्रेंड हो गया, क्योंकि अब सिगरेट नहीं ना, कुछ जला नहीं रहे, तो पेरेंट्स ने भी कहा खैर है वेपिंग कर रहे हैं, इट्स द सेम थिंग। फर्क सिर्फ ये है कि अब जिसको जो धुआं निकलता है वो दूसरे को असरअंदाज नहीं करता, लेकिन आपने तो अपना बेड़ा गर्क कर दिया। तो एक चीज अच्छी हो गई कि इर्द गिर्द वालों को कुछ नहीं होता, लेकिन जो इनहेल कर रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है वो भी तो देखने वाली चीज है। एक इस पे बात, एंड देन ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली व्यूअर्स, सुसाइड की बहुत सी कहानियाँ आ रही हैं सामने। पता चलता है कि जी बच्चा सोया जागा नहीं, बाद में पता चला कि भाई असल में बच्चे ने अपने आप के साथ कुछ कर लिया था, दवाइयाँ खा ली या कोई इस टाइप की चीज़। तो क्या इसका भी ताल्लुक इस आइसोलेशन, इस गेमिंग, इस कंप्यूटर, इस टैब, इस डिवाइस की वजह से हो रहा है? ये ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कलेक्टिवली। देखें ना, हम एक कंबाइंड परेशान हम जो है ये डिस्कस कर रहा है कि गैजेट्स, मुझे पता है व्यूअर्स गैजेट्स पे हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन गैजेट्स के किस लेवल के सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उस पर हम बात नहीं करते। देखिए ये बातें सख्त नहीं, लेकिन ये सुनने और समझने वाली हैं। सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं बच्चों के, अजीबोगरीब कहानियाँ सुनने को मिलती है यंग बच्चों की। पिछले दिनों एक बच्चे ने छत से छलांग मार दी, एक स्टूडेंट ने, पता चला उसको बुली बहुत किया जा रहा था। देखिए ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी सीरियस मामलात हैं। किधर क्या व्हाटएवर हुआ ये एक सेपरेट चीज़ है, बट सोशल मीडिया पे आपको पता है व्यूअर्स चीज़ें वायरल हो जाती हैं और हमें पढ़ने को मिल जाती हैं। फ्रॉम सुसाइड रेट्स टू ड्रग अब्यूज़, और जैसे कि मैम ने ब्रेक से पहले कहा वेपिंग। जी सादिया जी, क्या गेमिंग का इससे कोई ताल्लुक है? अब तो गेमिंग से भी करोड़पति बन जाते हैं बच्चे, तो अब हम ये भी नहीं कह सकते थे क्या होगा तुम्हारा। विलाद है निकी को देखते हैं हमारे बच्चे आजकल, और उनको ये पता लगता है कि छोटी सी उम्र में ये क्या कुछ हासिल कर चुके हुए हैं। तो किताबों में से हटकर दे वुड प्रेफर
कि वो ऐसा ही काम करें गैजेट्स के थ्रू जाके। सोशल मीडिया का ज़माना है और ये रहेगा, हमें इसको मान लेना चाहिए। तो उसके बीच में जो उनका दिमाग है वो नई नई चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करता है। कोई भी उसमें पॉजिटिव चीज़ नहीं है, हर चीज़ नेगेटिव है। कमाना इज़ परफेक्टली ओके, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके लिए कोई 1-2 घंटे दे दें आप अपने बच्चों को, अगर उन्होंने वाकई किसी को फॉलो करना है बिल्कुल करें, लेकिन दैट शुड ऑल्सो बी दैट यू आर देयर और नॉट। जैसे कारी साहब के पास पढ़ाने के लिए तो आप किसी को बिठा देते हैं साथ कि नज़र रखा बाबा क्या कर रहा है, क्योंकि बाबा के भी हालात बहुत ख़राब होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, हम लोग मिलकर सारे ये नहीं कर सकते कि हम चेक एंड बैलेंस रखें, उससे हम दूर हैं। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहूँगी कि हम लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम लोग अमल नहीं करते। तो वेपिंग तो एक स्टाइल है भाई। बिल्कुल सही कह रही हैं। नहीं देखिए, अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है कि हम लोग इस स्टेज पे, इस उम्र पे भी माँ बाप के सामने वेप या कोई इस तरह की चीज़ करते हुए 1000 दफ़ा सोचे। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे 12-13 साल के बच्चे जो अपने घर में जब नहीं होते तो ओपन वेप कर रहे होते। उस दिन मैं, अब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, घर की बात है, मैं गई अपने बेटे के कमरे में तो उसके कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए थे, तो मुझे धुआं नज़र आया। अब ऑब्वियसली सिगरेट की स्मेल नहीं आई, मैंने कहा वेपिंग कर रहे। मैं कहा पुत्र कौन वेपिंग कर रहा है? अच्छा कोई ना माने। हमजा की तरफ मैंने देखा, मैंने कहा यू नो द रूल्स। अच्छा खैर, अब ऑब्वियसली 17 साल के बच्चे को एक हद से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, बट दूसरों के बच्चे मेरे घर में आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। खैर वो लोग जब गए, मैंने हमजा से पूछा, ही सेड मामा दे वेप इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप के सामने वेपिंग करते हैं। मैंने कहा मुझे नंबर दो। अच्छा, उनमें से एक की मदर से मेरी काफ़ी अच्छी हेलो आई थी, तो मैंने फ़ोन करके उनको कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है, आपको पता है कि वो ये बच्चे आए हुए थे वेपिंग कर रहे थे? कहती है मेरा भी करता है। मैंने कहा यार, कहती है क्या करूँ, हर किस्म की अजीबो गरीब चीज़ें इसके कमरे में से निकलनी शुरू हो गई थी। फिर मैंने कहा अच्छा भाई जो करना है सामने करो, पीठ पीछे ना करो। आप सोचें वो माँ कितनी को मजबूर हुई होगी कि उसने कहा कि भाई जो करना है सामने कर लो, छुप छुप के चीज़ें। कहती है अजीबो गरीब, कभी कोई दवाइयाँ इसकी पड़ी हुई थी एंटी एंग्जाइटी की, कहती है जो मतलब प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ। अब मुझे बताएं कि हम लोग भी छोटे थे, हम लोगों ने भी पंगे किए, मतलब इस तरह का तो कोई भी नहीं, कोई एक बैड एग होता था। अब तो ये मतलब कैन यू इमेजिन कि पेरेंट्स के सामने एक नॉर्मल चीज़ है। माँ बाप बच्चों को खुद शीशा पीने के लिए लेके जाते थे जब ये शीशों का इजाज़त थी। आई एम ग्लैड कि उसको अब बंद कर दिया है उन्होंने। मुझे लगता है लोगों को वेप के बारे में मिसकंसेप्शन ये है कि ये सिगरेट नहीं है, और ये शायद शौकिया अगर आप पीते हैं तो शायद उसके साइड इफ़ेक्ट्स वो वाले नहीं हैं जो सिगरेट के। बहुत सारे लोगों को शायद ये आइडिया नहीं है। हम अपने स्कूल्स में तो हम बुला के डॉक्टर्स को या उनसे बच्चों के सेशंस अब इसके ऊपर हमने करवाने शुरू कर दिए हैं, ये बताने के लिए जितने मनफी असरात सिगरेट के हैं उतने ही वेप के भी हैं। और दूसरा थोड़ा सा मैं ये कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट को भी, लोकल गवर्नमेंट्स जो भी हैं, प्लीज़ ये वेप इज़ सो ईजीली अवेलेबल इन द मार्केट, एक्सेसिबिलिटी उसकी इतनी आसान है कि सिगरेट अगर वो देते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चे को नहीं दे रहे या उसको नहीं दे रहे, खैर वो भी जिस तरह से मिल जाती है हर चीज़। तो वेप पे थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत फैंसी इसकी शॉप्स हैं, बहुत फैंसी मार्केट्स में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं, तो लोगों को ये एहसास नहीं होता। बताऊं, लाइक द पास्ट ईयर आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, लाइक आई वेंट टू अमेरिका, आई वेंट टू कनाडा, उधर भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। जी, थोड़ा सा उस पे इंटरनेशनली भी ना आप उसकी एक्सेसिबिलिटी, सिगरेट की डिब्बी नहीं देते वो अंडर एज बच्चे को, लेकिन वेप पकड़ा देते हैं, वेप पकड़ा देते हैं, और इसका धुआं भी उस तरह से नहीं है, स्टोर्स वगैरह में ना दे देते हैं बच्चों को, और उसकी स्मेल भी उस तरह से नहीं है। इसको डिटेक्ट करना, देखना, क्योंकि सिगरेट तो कोई पिए तो स्मेल से आपको फ़ौरन पता चल जाता है, वेप की स्मेल भी नहीं है, पता भी नहीं चलता है, इसको ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल काम है। आप सोचें स्कूल में हमारे लिए कितना चैलेंजिंग है इसको जो है। और यूसी वही वाली चीज़ है ना, लोग बच्चे तो स्कूलों में पीछे छुप छुप के पी रहे होते हैं। मुझे मेरे बेटे ने बताया था, वो पहले जहाँ स्कूल में पढ़ा करता था, मुझे उसने कहा कि मामा वो सारे पीछे खड़े होकर वेप कर रहे होते हैं, आपने मुझे कहा हुआ कि तुमने एक पफ भी लिया तो मैं तो गला घोड़ दूंगी, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। मैं कहा पुत्र आपको जो बेहतर लगता है आप करें, मैंने आपकी जितनी तरबियत करनी थी कर दी है, करती रहूंगी, कोशिश करती रहूंगी। एज अ रिजल्ट हमेशा आके बताता जाता था मुझे, एंड इवेंचुअली मैंने उसको स्कूल से ही निकाल लिया, बिकॉज मुझे लग रहा था कि देयर इज टू मच ऑफ दैट हैपनिंग इन द स्कूल। क्योंकि देखिए जब बहुत फैले हुए स्कूल्स भी होते हैं ना, उनमें पकड़ उधर फिर आप पकड़े जाते, उधर पकड़े जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, उतना मॉनिटरिंग जो है वो करना मुश्किल हो जाता है। मॉनिटरिंग के अलावा हमारे टीचर्स खुद मिले होते हैं हमारे बच्चों के साथ, हमारे एक तो टीचर्स आराम से, और वो खुद उनके साथ खड़े होकर वेपिंग हो रही होती है, एंड दे जस्ट डोंट
try to stop them. ये मैंने देखा है, ये जी, मैंने मैंने कुछ भी। टीनेजर्स में, नॉट छोटे बच्चे यंग but टीचर्स, यंग उनको लगता है शायद बच्चों से कनेक्ट करने का ये आसान तरीका यंग के अलावा ओल्ड को लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तो मैं बच्चों के साथ कैसे अपने आप को एक अदर चिल माहौल रखूं, मुझे तो लग रहा वो है भी हमने करते सादिया जी की दुखती रग पे बहुत जोर की उंगली रख दी है, Because you बल्कि know- चूंडी भी काट दी हमने। हैं। You know why? Because हमारी जनरेशन तबाह बर्बाद हो रही है, तो मेरा तो दिल ख़त्म होगा। गेमिंग, डज इट लीड टू सुइसाइडल थॉट्स? और क्या गेमिंग की वजह से इंसान का दिमागी तवाज़ुन ख़राब होता है? ये भी मैंने डिस्कस करना है। एक तो व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिस तरह मैंने हमेशा कहा है कि 14 साल के बच्चे को या 15 साल के बच्चे को बाइक दे देना कि जा बेटा घर के लिए अंडे और टमाटर जाके ले आओ। आप अपने लिए चीज़ आसान कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की वजह से या उस बच्चे को कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। ये गाड़ियाँ, ये बाइक्स, ये हथियार हैं, बहुत बड़े ये वेपन्स हैं, इनसे आप किसी की जान भी ले सकते हैं और आपकी अपनी जान भी जा सकती है। उसी तरह वेप पकड़ा देना, अभी वेप कर रहे हैं, कल फिर चरसे पिएंगे, उसके बाद हेरोइन कोकेन पे चले जाएंगे, ब्रेक कहाँ लगेगी? वेयर इज इट गोइंग टू स्टॉप? सो क्या गेमिंग की वजह से, क्योंकि मैंने नोट किया कि बहुत से बच्चे जो गेमिंग की तरफ मुतवज्जो होते हैं वो फिर मसल रिलैक्सेंट्स और नर्व रिलैक्सेंट्स भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिस फार्मेसी से मैं जाके हम अपनी सारी दवाइयाँ वगैरह लेते हैं ना, मुझे कहते हैं बाजी आजकल 12 साल के बच्चे आके साढ़े को, ना मैं नाम नहीं लूँगी इन दवाइयों का, वो सुन के कोई और ना मांगना शुरू कर दे, उन दवाइयों के नाम लिए जो आपको दिए जाते हैं सवेयर, जब आपको मेंटल कोई ट्रॉमा हो या आप समझिए ना, जिनसे आप फिर पूरी रात सो जाते हैं और 2-3 दिन आपकी गुनूदगी में गुजरते हैं। वो बच्चे ऐसे खरीद रहे हैं कि जैसे मतलब चने खरीद रहे हैं। मैंने कहा आप क्यों बेचते हैं? कहते बाजी हम नहीं देते तो उनका ड्राइवर आके ले लेता है। मैंने कहा पर्ची के बगैर ना दे। कहते बाजी मेरी दुकान खत्म हो जाएगी हर बंदा, तो डॉक्टर तो अक्सर आपको पता है फ़ोन पे भेज देते हैं वॉइस नोट। अब मुझे बताएं, मैं एक माँ होने के नाते, आप लोग एज ऑब्वियसली वी ऑल हैव फैमिलीज, अगर अपने नहीं भी किसी का बच्चा होता तो कोई नीस नेफ्यू, कोई तो बच्चा अब हमारे दिल के करीब होता है। Where do we go from here? आप कह रही हैं हमने उसके साथ चलना है, मैं तो कहती हूँ ये सारी चीज़ें बंद कर दो, वापस चलते हैं स्टोन एज पे। कम से कम बच्चे लंबी जिंदगियाँ तो जिएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हमारे बच्चे अगर स्टोन एज में गए तो स्टोन उठा उठा के मारेंगे एक दूसरे को, क्योंकि मारे स्टोन दिमाग सही हो जाएंगे। देखें जो एक होता है जिस्मानी तशद्दुद, ये चीज़ें आप पे जहनी तशद्दुद करती हैं। मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि इन डिवाइसेस के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चे सुसाइडल हो रहे हैं? सुसाइडल तो हो रहे हैं। अभी आपने जैसे जिक्र किया कि एक बच्चे ने छलांग लगा के अपने आप को ख़त्म कर लिया दुनिया से, उस तरह ही नायाग्रा फॉल्स में भी एक लड़के ने छलांग लगाई। आपने देखा होगा कि मक्का मुअज़्ज़मा में भी छत के ऊपर चढ़ के एक लड़के ने छलांग लगाई, ऑफ कोर्स मर गया वो, और उसने बड़ा अपना एक तरफ से कारनामा दिया कि मैं ज़मीन पर मरूंगा तो बच जाऊंगा और मुझे गुनाह मेरे आज़ाद हो जाएंगे। दिस इज़ व्हाट इट इज़ ओनली बिकॉज टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम, बहुत ज़्यादा गेमिंग। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि गेम्स हमारे अंदर वो लेकर आते हैं ना एक जज्बा कि मैंने जीतना है, और जीतने का जज्बा हमेशा नहीं होना चाहिए। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर विक्ट्री स्टैंड पे नंबर 2 पे कोई खड़ा है तो वो भी जीत कर ही आया है। सो व्हाई दिस जीत कॉन्सेप्ट इज़ देयर? इट शुड नॉट बी देयर। एंड हमारे फ़राइज़ में शामिल होता है, विश की ज़िंदगी में ऐसा हो सके बातों के अलावा, कि वो ये है कि हमारे बच्चों को हमने अगर एक इंसान नहीं बनाया ना, तो गैजेट्स तो कोई बात नहीं, वो तो किसके पास नहीं है, वो तो सब्ज़ी वाले के पास भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है हर एक के पास। थिंग्स आर वेरी टाइट बट एट द सेम टाइम एवरीबडी हैज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग एवरीथिंग। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल स्टेक पर, बिकॉज हमने इस वक्त टीचर बनाया हुआ है बच्चे का ये, हाँ, इसके अंदर बच्चे ऐसी वाहियात चीजें देख रहे हैं, ऐसी वाहियात चीजें अंडरस्टैंड करें। एक बच्ची के दोनों गुर्दे फेल हो गए क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ के अपना वेट कम करने की कोशिश कर रही थी। उसने ऑनलाइन ही दवाइयां ऑर्डर की, बोथ हर किडनीज फेल्ड, क्योंकि उस बच्ची ने पता नहीं क्या क्या अपने साथ किया, और उसको प्रॉब्लम बेसिकली थायराइड का था। अगर उसका थायराइड काउंटर हो जाता तो उसका वेट वैसे ही मैनेज हो जाना था, चीज हो जाती, और उसको कोई इससे आप बॉम्ब बनाना भी सीख सकते हैं, इससे आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। तो फिर इतनी इजीली अगर हम बच्चे को गाड़ी की चाबी नहीं थपाते तो फिर हम डिवाइस क्यों दे देते हैं उसको? मेरा ये प्रॉब्लम है इस वक्त। या बिल्कुल ठीक देखिए गार्ड है ना, बिल्कुल है। अगर 12-13 साल की उम्र तक हम बच्चे को मॉनिटर्ड रखते हैं तो आपको भी पता है मैडम कि 13 के बाद बच्चा
उतना ही देखेगा, या अगर उसने जाना है डीप एंड पे तो चला जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उसके इनिशियल ईयर्स तो कुछ सीधे दिमाग के साथ निकलेंगे। बहुत ज्यादा बेसिस बन जाती हैं उसमें। माँ बाप का बहुत ज्यादा इसके बीच में होगा और असातिज़ा का भी होगा। ये गैजेट जो है ये हमारी जिंदगी बन चुका है, तो ये बन चुका है हमारे बच्चों का बिल्कुल। मैं कहती हूँ वो खाना तो क्या, वो एक टेबल पे जैसे आपने कहा सब बैठे होते हैं तो सबके पास मोबाइल होता है, वो उसी में इन्वॉल्व होते हैं और वहीं से सीखते हैं हर बुराई। हम दोनों जब शुरू हो जाती है ना मौका नहीं, मैंने कहा अब हम आपको, अब सिर्फ हम आपको बोल देते हैं। कन्वर्सेशन मुझे भी मजा आ रहा था सुन के। हम सहेलियां हैं लेकिन हम हर बात पे एग्री नहीं करती। देखिए द होल पॉइंट ऑफ अस सिटिंग हियर इज ताकि हम डिस्कस कर सके। अभी स्क्रीन पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी अपनी राय शेयर करें, इसीलिए हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म फेसबुक ओपन होता है कि आपने अगर कुछ हमारे साथ बात शेयर करनी है, अपना ओपिनियन दें, कॉल करें, बिकम अ पार्ट ऑफ द शो। द होल पॉइंट इज टू डिस्कस, हैव अ डिस्कशन टू फाइंड अ सॉल्यूशन। हल की तरफ भी तो जाना है, स्यापा तो चल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी मैम। एक तो ये कि जो भी वीडियो गेम्स मोस्टली हम देखते हैं वो रिएक्टिव, बच्चों को रिएक्टिव बनाती हैं, क्योंकि उनके अंदर वायलेंस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मिस माइन ने अभी कहा, सादिया ने, कि बच्चों को जीतने का होता है कि हर गेम जीतनी है, हर गेम जीतनी है। तो एक गोली मारते हैं अगले का सर फट जाता है, खूनों खून स्क्रीन हुई भी होती है, मतलब बकायदा एक इंसान के चीथड़े उड़ जाते हैं। मैं शक्ल दे, मैंने हमजा को कहा बंद करो इसको, मैंने कहा कुछ हो नहीं रहा, कहते हैं नो मामा इफ यू शूट ट्वाइस तो उसके और पुरजे होते हैं। मैं कहा खुदा का खौफ करो। तो बहुत ज़्यादा गेम्स रिएक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है उनके अंदर होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक्सेसिवली उसको यूज़ करते जाएंगे, खेलते चले जाएंगे, तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर नेचर, या आपको ऊपर असर डेफिनेटली उसका ज़्यादा होगा। जो आप कह रही हैं कि बच्चे सुसाइड और उसकी तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एंग्जाइटी को बढ़ाती चली जाती हैं। मैम इसके साथ एक और बात कंबाइन करना चाहूँगी, क्या जो इन चीज़ों में वायलेंस देख देख के एक तो बंदा एक या तो विक्टिम सिंड्रोम आ जाता है या फिर आप बुली बन जाते हो। जी, ये भी एक बात नोटिस की जा रही है कि अब बहुत ज़्यादा बुलीज, पहले होता था हर क्लास में कोई एक बुली होता था, अब तो आधी क्लास बुलीज और आधी बेचारे विक्टिम्स। इज दिस ट्रू? ये हो सकता है डेफिनेटली। देखिए हर चीज़ का असर है ना, जो भी चीज़ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा होगी, इसी तरह गेमिंग भी अगर आप ज़्यादा करें, इफ़ यू आर प्लेइंग दोज गेम्स जिसमें वायलेंस ज़्यादा है, तो आपकी एंग्जाइटी लेवल भी बढ़ते हैं। अगर आप किसी कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं तो यंग एज में आप वैसे बनना भी चाहेंगे। अगर वो कोई बहुत ज़्यादा मार धार लड़ाई या उस तरह का कैरेक्टर है, तो हो सकता है आप रियल लाइफ में उसको कॉपी भी करें, मिमिक भी करें, इमिटेट करने की भी कोशिश करें। मासूम लोग, हाँ वो क्यूट, वो इस तरह नहीं करते थे जो ये लोग करते हैं। उसकी तो इस बार के तो कार्टून्स, कैन आई टेल यू एज अ पेरेंट, इवन जो छोटे बच्चों के कार्टून्स होते हैं, मैं बच्चों को 6 to 8 के बीच में 1 घंटे का देती हूँ टीवी टाइम बिफोर बेड टाइम। 6 से 8 के बीच में, आइडियली 6 से 7, ताकि आधा घंटा फिर इनका दिमाग सेटल डाउन हो, हम बुक पढ़ते हैं और उसके बाद बच्चे एक एक करके सेटल हो जाते हैं। अब आई कांट टेल यू, कुछ कार्टून्स भी ऐसे हैं जो वायलेंट नहीं है, लेकिन उनको देखते हुए ना मेरे दिल को घबराहट होनी होता है ना, ऐसे घबराहट होनी, फास्ट मूवमेंट। इनके दिमाग के अंदर क्या हो रहा होगा इतने बच्चों के? Have you seen the latest? You have not seen the latest cartoons. I love cartoons. मुझे टॉम एंड जेरी और पिंक पैंथर बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे बड़े पसंद हैं। Yes, बहुत पसंद है। I love it. You see, I don't understand what happened to happy things. अब बाबी को अगर आप देखें तो उसके को 1000 किस्म की वेरिएशंस आ गए हैं कार्टून्स की, और वो इतनी एक शैलो चीज़ है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी और मेरा बेटा, और हसन भी शौक से देखता है, और मैं अक्सर उनको कहती हूँ कि बट दिस इज नॉट रियल लाइफ, बट दिस इज नॉट रियल लाइफ दैट, एंड ये असल ऐसी बॉडीज किसी भी इंसान बड़े, उसकी बॉडी शेप साइज ही नहीं है नॉर्मल इंसान वाली, बिल्कुल ऐसी। लेकिन देखिए वो बहुत सारे पेरेंट्स में से आप एक पेरेंट हैं जो अपने बच्चों को ये बता रही है कि जो आप देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। इसी तरह जो भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड उन चीज़ों से हैं, वो सब शायद सोशल मीडिया पे बहुत कुछ उसमें से फेक है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें रियल नहीं हैं। तो आई थिंक एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, अगर बच्चे खेल भी खेलना तो उन्होंने है, अगर कोई टाइम लिमिट आप सेट कर देंगे या वो गेम्स आप देखेंगे जो बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस जहाँ भी आप रखेंगे वहाँ चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। ख़राब वहीं से होती हैं चीज़ें जहाँ आप बच्चों की मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं कर रहे होते। सो आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं। आई वांट टू गिव यू बोथ अबाउट 2 minutes ईच, ताकि आप अपनी दिल से जो भी पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं दें। सादिया जी, ये सामने लिखा हुआ है मील्स एंड मेमोरीज आर मेड हियर। हाँ जी, हमारे किचन में व्यूअर्स, हाँ, और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है।
उस लाइन को वो बिल्कुल डिफाइन कर रही है कि ये यहाँ देखिए पे ना कुछ व्यूअर्स, हुआ ये नहीं। हमारा किचन में लिखा हुआ है मील्स एंड मेमोरीज आर मेड मेड हेयर। उसी तरीके से ये दुनिया जो है इसमें भी मेमोरीज आर मेड हेयर, ओनली मेमोरीज, एंड द पर्सन हु इज गोइंग टू लीव, हमने सब ने मर जाना है, एक्सक्यूज मी, ये याद रखा जाए। और हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि ओवर हेयर वी आर गोइंग टू मेक मेमोरीज, सो दैट देयर इज एन अदर लॉर्ड इन विच वेयर वी आर गोइंग टू स्टैंड इन फ्रंट एंड वी आर गोइंग टू टेल कि हमने ये किया, यहाँ पर ये मेरी मेमोरीज हैं। तो अगर हम एज अ सातिज़ा एंड पेरेंट्स उसमें उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं ना कि अच्छी मेमोरीज बनाओ, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, शुक्र उसकी ज़ात का कैसे करना है, ग्रैटिट्यूड क्या होता है, ये बातें नहीं हैं, ये हमें प्रैक्टिकली उनको दिखाना पड़ेगा कि देखो मैं कितना खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से। क्यों? बिकॉज मैं मेमोरीज बना रहा हूँ एक पॉजिटिव तरीके से, एनर्जी के साथ। दैट्स माई मैसेज। तो वो मेमोरीज अगर इस तरह की ना हो, हाँ तो हम जिसमें- सिखाएंगे ना। और बाय द वे ये तो हमने अभी बात की ही नहीं कि इसके फिजिकल असरात क्या हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सर्वाइकल के इश्यूज होने शुरू हो गए, सर्वाइकल, आईसाइट, आईसाइट बर्बाद हो eyesight. चुकी है, इतनी मोटी मोटी एनके लगी हो, और वो स्पीच थेरेपी अगेन स्पीच इज नॉट क्लियर। बच्चे कार्टून्स की तरह बोलना शुरू हो गए हैं। एग्जैक्टली, बच्चे कार्टून्स की तरह बोलते हैं, स्पेशली डोरा डोरा की तरह और एक पेपा पिग की तरह। हाँ जी। वो उनको हर बंदा कॉपी कर रहा है। अच्छा, आपका क्या पैगाम है मैम? मेरा पैगाम जो है वो पेरेंट्स को सबसे पहले ये है कि इतनी मेहनत आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, बाप भी कर रहे हैं, माएँ भी कर रही हैं, सब कुछ हमारा अपने बच्चों के लिए हो रहा है। और अगर इतना सब कुछ करने का उस बच्चे को पॉजिटिवली या कोई उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर हमारी इतनी मेहनत की, जो इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर ये कि जो टाइम, पैसों से ज़्यादा टाइम की आपके बच्चे को बहुत ज़रूरत है, और टाइम भी वो जो क्वालिटी टाइम आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, बच्चे बहुत अच्छे, किसी भी पेरेंट से उनके बच्चे की बात करो, हर कोई बहुत उसके लिए इमोशनल हो जाता है, लेकिन अपने बच्चों पे मॉनिटरिंग ज़रूर रखें, क्योंकि पौधे की तरह कांट छांट ताश खराश बच्चों की करना बहुत ज़रूरी है, उनकी तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों पे मॉनिटरिंग करें, उनकी तरबियत करें, उनको आपके सिर्फ पैसे की नहीं, उनको आपके वक्त की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और टीचर्स को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि सारी जो है ज़िम्मेदारी तरबियत की पेरेंट्स की भी नहीं है। आपके पास भी बच्चे स्कूल में 8 घंटे गुजारते हैं, आपने पढ़ाना भी है और आपने तरबियत भी करनी है। इसीलिए जैसे सादिया ने कहा कि टीचर्स आर स्पेशल पीपल, ऑफ कोर्स यू आर, आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी है पेरेंट्स के निस्बत। तो बस ये पैगाम देना चाहती हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे, आबाद रखे, और हम ये जो एक काविश करने की कोशिश करते हैं, आई होप दैट वी कैन ऑल टेक इट फॉरवर्ड। कम से कम अपने बच्चों को और अपने इर्द गिर्द के बच्चों को गाइड करें, उनके पेरेंट्स से बात करें। व्यूअर्स, बच्चे एटलीस्ट, मेरे लिए तो मेरे बच्चे मेरा सब कुछ हैं, और सबके लिए ये मामला होता है। जैसे कि आपने कहा मैडम, हम कितनी महंगी महंगी इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश करते हैं, प्लॉट लेना है, घर लेना है, ये करना है। उन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा अगर बच्चे का जहनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं रहेगा, या खुदा न खास्ता बच्चा अपने आपके साथ कोई ऐसी चीज़ कर लेगा जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी के लिए मुतासिर हो, या खुदा न खास्ता इस दुनिया से ही रुखसत हो जाए। सो व्यूअर्स, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, हम एक ऐसे स्टेज पे खड़े हुए हैं जहाँ पे AI और गैजेट्स और डिवाइसेस और एक बहुत एक्साइटिंग टाइम है, लेकिन थोड़ा मोहतात होके बच्चों को साथ लेके चलना है। हमने भी उनके साथ चलना है, जैसे कि मैम ने अभी कहा कि हमने भी उनके साथ चलना है, लेकिन उनको भी अपने साथ लेके चलना है कि कहीं इस एक्सट्रीम और हमारी अगर ये एक्सट्रीम है तो कहीं हम यहाँ पे आके मिल जाएं, कुछ बैलेंस आ जाए, और हमारे बच्चे एक मुकम्मल, खुशहाल, सेहतमंद जिस्मानी और मेंटल सेहत, और उनकी रूह हर लेवल पे जो है वो सॉलिड इंसान बन के निकले। यूएस ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमारे गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगी तबीबा मासूमा जहरा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे आपसे वादा किया था, मेरी बड़ी ही प्यारी दोस्त, एक बहुत ही ब्रिलियंट खातून जो हर्बलिस्ट भी हैं, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट भी हैं, एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट भी हैं, देन शी इज़ अ TCM स्पेशलिस्ट ऑल्सो, विच इज़ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। अच्छा व्यूअर्स, इनकी एक सबसे प्यारी बात यह है कि इन सब चीज़ों को कंबाइन करके ना
द मोस्ट नेचुरल वे पॉसिबल मसले का हल ढूंढती हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनसे ये बात करूंगी कि बच्चों को गैजेट से हम नेचुरली किस तरह दूर कर सकते हैं, जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। फिर जो हमारा टॉपिक है हजामा, उस पर हम बात करेंगे। हजामा की माशाल्लाह से पूरी दुनिया में बात हो रही है। पहले एक वक्त था कि सिर्फ जहाँ पे जो इस्लामिक मुल्क थे या जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम होते थे वहाँ पे हजामा किया जाता था। अब मैं बड़ी खुशी से आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूँगी कि नॉन मुस्लिम्स भी बहुत ज़्यादा हजामा करवा रहे हैं और उसके बड़े अच्छे उनको रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो हजामा के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सुन्नत तो है, लेकिन उसके मेडिकल, देखिए जिस भी चीज़ को जो भी चीज़ सुन्नत है उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई ऐसी ब्रिलियंट चीज़ होती है या ब्रिलियंट चीज़ें होती हैं जो हमारी हेल्थ, हमारी फिटनेस, हमारे माइंड, हमारे सोल के लिए अमेजिंग होती हैं। तो इस पे बात करेंगे। तबीबा मासूमा ज़हरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मासूमा जी कैसी हैं? ठीक, आप बताओ क्या हाल चाल? बहुत ही प्यारी लग रही हैं। पिंक अब मैंने आपको हर वक्त पहने हुए देखना है और हमेशा हेड टू टो इतनी आप माशाल्लाह खूबसूरत और इतनी डिसेंट और एलिगेंट लगती है ना, ये कहना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं उस दिन आपको ऑनलाइन कोई आपकी देख रही थी तस्वीरें वगैरह आपके सोशल मीडिया पे। मैंने कहा कभी मैंने इस लड़की को एलिगेंस से बाहर नहीं स्टेप करते हुए। शुक्रिया। नो, इट गोज़ टू योर क्रेडिट। लोग मीडिया में काम करते हैं और जब ज़्यादा मीडिया में आते हैं तो ज़रा भूल जाते हैं इन चीज़ों को, बट यू लुक ब्यूटीफुल माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे गैजेट्स और इनके असरात हमारे बच्चों पे और हमारे पे। कोई ऐसी नेचुरल चीज़ जिसके थ्रू हम लोगों का फोकस इससे हटाएं? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड, वेपिंग, कौन सी चीज़ है जो यंग लोग नहीं कर रहे इन गैजेट्स के साथ कनेक्ट होके? बैठ के फ़ोन पे लगे रहते हैं, वेप पीते रहते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं, अनहेल्दी देखो, जहाँ तक अगर हम बात करें नेचुरल वे कि इससे दूर जाना, तो इससे कोई ऐसी रेमेडी या मेडिसिन तो नहीं है जो खा के आप गैजेट से दूर चले जाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये वाईफाई इफ़ेक्ट्स, जो ये आपको गंदे इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स देते हैं, उससे आप डेली बेसिस पे अगर चाहें तो घर में कैसे बचा जाए। और जब उससे बचेंगे ना, उसके बेनिफिट्स से यानी अंदर की खुश्की ख़त्म होगी। बेसिकली ये गैजेट्स क्या करते हैं, अगर हम हिकमत की बात करें, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की बात करें, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो खाने पीने में आपका माइक्रोवेव का इस्तेमाल है या अनफॉर्चुनेट एयर फ्रायर का पंक्चर के थ्रू एक दफ़ा किसी की वो जो था ना कि उनको डिटॉक्स किया था आपने, इसी तरह से तो किया था। याद नहीं, बात कर रहे थे कि जो लोग बहुत सोशल मीडिया चीज़ें करते हैं, एक्यूपंक्चर करें और एटलीस्ट 1-2 घंटे के बाद आपने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वही मैं बता रही हूँ कि उसमें क्या होता क्या है कि आप अंदर के इम्बैलेंस को ठीक करते हैं थ्रू एक्यूपंक्चर। और फिर रात को ख़ास तौर पे आपको पता है, मैं हर एपिसोड में हर कहीं पे बैठ के हर दूसरी बात ये करती हूँ कि आपके हमेशा नाक और नाफ में तेल डालना जो है ना, आपके अंदर की ड्राइनेस को ख़त्म करता है। आप गैजेट्स क्या करते हैं, आपको इम्बैलेंस करते हैं। वो इम्बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं? अंदर एक्सेस ड्राइनेस पैदा करके। अब मेरे लिए बीइंग तबीब, बीइंग आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, हमारे लिए आपकी बॉडी को मैं दो तरह से देख रही हूँ। वन इज़ योर फिजिकल बॉडी, जिधर हम एविडेंस बेस्ड बात करते हैं। कागज़ पे आएगा तो बीमार है, कागज़ पे नहीं आएगा तो कुछ अरसे के बाद डॉक्टर एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसिव दे देते हैं कि ये सिर्फ दिमाग की ख़राबी है। फॉर मी इट्स नॉट। पेशेंट इज़ ऑलवेज राइट। वो कह रहा है सर में दर्द है, तो फिर उसके सर में दर्द है, उसकी फिजिकल बॉडी नहीं, तो फिर उसकी ऑरा, ची या एनर्जी की बॉडी या डोशा की बात है। तो मुझे एक बात बताएं, फाइब्रोमाइल्जिया क्या है? फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली एक्सेस ड्राइनेस ऑफ द बॉडी और इम्बैलेंस ऑफ। नहीं, ये छोड़ दें। जब आप मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाते हैं, वो आपको एंटी एंजाइटी दे देगा, एंटी डिप्रेसिव दे देगा, रिलैक्सेंट दे देगा। फाइब्रोमाइल्जिया है क्या? अनएक्सप्लेन्ड दर्द। जिस दर्द का किसी के पास नाम नहीं है, वो आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो गया। तो मेरा पॉइंट ये है कि अब मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन भी इसी तरफ आ रही है। बिल्कुल। तो आयुर्वेद में और चाइनीज मेडिसिन में यही तो बात है कि भाई अगर आपको दर्द हो रही है, लेकिन अब आप जो नई बात सुन रहे हो फाशा की सुन रहे हो। आपको पता है फाशा का? फाशा वो वेब है जो आपके मसल टेंडेंस को आपकी बोन के साथ रखता है। मुर्गी कभी किसी ने धोई हो तो उसमें ग्लू टाइप की चीज उतरती है चर्बी के अलावा। हमारे अंदर भी नहीं, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा एक जेल टाइप की, हमारे पास भी वो जेल है। बेसिकली वो फाशा है। अगर अब मुझे ये अभी हम हिजामा भी करेंगे तो मैं वो फाशा एक्सप्लेन करूँगी कि आपकी जेल जब ड्राई हो जाती है तो जिसको अनएक्सप्लेनेबल पेन्स का नाम दिया जाता है वो होती है। हमारी फील्ड में सिर्फ ड्राइनेस के एक्सेस को आपको कहा जाता है ये फाइब्रोमाइल्जिया, जिसको अब फाइब्रोमाइल्जिया कहा जाता है। लेकिन इट्स ट्रीटेबल एंड इट्स देयर। ये दिमाग में नहीं है,
ये जहाँ पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, पेन इज देयर अकॉर्डिंग टू माय फील्ड। अब आते हैं टूवर्ड्स हजामा। हजामा है क्या? मुझे देखिए, सुन्नत है, हम ये जानते हैं, मुझे इसको टेक्निकली एक्सप्लेन करें, क्योंकि देखिए जिनका ज़्यादा ज़रा साइंस की तरफ या साइंटिफिक ब्रेन होता है उनको रीजनिंग अंडरस्टैंड करनी होती है, तो हिजामा को एक्सप्लेन करें टेक्निकल फुटिंग पे, एंड देन ऑफ कोर्स उसका मजहबी एस्पेक्ट। फॉर श्योर। देखो, मैं छोटी छोटी मिसालें देके हमेशा समझाती हूँ, फिर टेक्निकल चीज़ पे लेके आती हूँ। दरिया और चश्मे से कभी गंद नहीं निकल सकता, नहर और खालों में से भल सफाई होती है, यानी वहाँ पे सफाई होती है। तो जितनी नैरो एंडिंग जगह हैं, जितनी भी चीज़ें बारीक होती जाएंगी, उधर जाके आपका फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स जो हैं वो रह जाते हैं। जिस तरह आर्टरीज और वेन में से डेड सेल्स और फ्री रेडिकल्स नहीं निकलते, कुदरती तौर पे परवरदिगार ने कैपिलरीज बनाई हैं। कैपिलरीज वो बारीक शरियाने हैं जो बीनीथ द स्किन, बहुत करीब स्किन के मौजूद होती हैं, जिसके अंदर छलनी की तरह सुराख होते हैं। उसमें से नॉर्मल सेल्स बाहर नहीं निकल सकते, वो इतने बारीक सुराख होते हैं, सिर्फ फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स पॉप आउट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये कैपिलरीज बनाई ही इसीलिए कि आप उसमें से ड्रेन आउट कर सको वो गंद जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा के थ्रू कहा। अब क्या होता है, हम तकरीबन 8 ऑन्स की सक्शन देते हैं, जो सक्शन दी जाती है वो तकरीबन 8 ऑन्स की होती है। उसके साथ आपके वो जो कैपिलरीज में मौजूद फ्री रेडिकल्स, डेड सेल हैं, वो बीनीथ द स्किन पॉप आउट कर जाते हैं। और फिर नॉर्मल सर्जिकल, या जिसको हम माइनर सर्जिकल स्क्रैच कहते हैं, इट शुड नॉट बी अ कट। मैं यहाँ बार बार कहूँगी कि हिजामा स्क्रैच का नाम है, डीप कट का नाम नहीं है। हिजामा का मकसद बहुत ज़्यादा खून निकालना नहीं, डेड सेल्स और फ्री रेडिकल्स निकालना है। कई सेंटर्स में ऐसा होता है, कई पेशेंट्स हमें आके कहते हैं जी हमें जब हिजामा स्पेशलिस्ट ने लगाए कप्स तो फिर 3 से 4 दफ़ा बार बार सक्शन दी, वो भी नहीं देनी चाहिए। वो क्यों सक्शन देगा? क्योंकि उसने डीप कट लगा दिया। तो अनफॉर्चुनेटली मकसद ऑफ हिजामा ख़त्म कर दिया। हिजामा का मकसद आपकी कैपिलरीज में मौजूद फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स को सक्शन देके बीनीथ द स्किन लाना और फिर माइनर सर्जिकल स्क्रैच देके निकाल देना। लेकिन हिजामा फिर कर कौन सकता है? हिजामा पाकिस्तान की लॉ के मुताबिक सिर्फ फाजिल तिब्बो जराहत जो हुक्मा हजरात हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हिजामा और फिर मतलब लॉ के मुताबिक तो सिर्फ हकीम के पास जाएंगे और आप हिजामा करा सकते हैं। देखो, जिस तरह मुझे उर्दू आती है, अरबी आती है, हदीसें भी कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं हम, लेकिन हम जाके कुरान की तफसीर नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरी डोमेन नहीं है। इसी तरह हदीस में जो तबीब के लिए चीज़ें दी गई हैं वो सिर्फ तबीब के लिए ही या डॉक्टर के लिए ही हैं, वो लेमैन के लिए नहीं है। जिस तरह कलवंजी आपको हर चीज़ का इलाज है, तो वो एक तबीब को पता है ना कि वो किसकी हर चीज़ का इलाज है। रात को सोकर आप उसको घर बैठे रेमेडी बना के सालन में पकाना है, उसको आपने क्या करना है वो तो आपको, क्योंकि वो सबसे बड़े हकीम, अच्छा वो जो कह रहे हैं वो परफेक्ट कह रहे हैं, वो उसको समझने वाला अगर गलती कर रहा है तो फिर वो उसकी गलती है। भाई कुछ दिन पहले शो किया मैंने ज़ैनब गोंदल के साथ और हम बात कर रहे थे वेट लॉस वर्सेस वेट गेन, और मैंने कहा कि यार देखो, दूध वजन कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वजन चढ़ाने के लिए भी, सुहांजना ऐसे वेट लॉस वेट गेन। अब उसको खाने का तरीका है, वही बात। अब मैं आपको बताऊं, आपको जिस तरह दूध और केला फरबा भी करता है और पतला भी करता है, ये नहजुल बलागा में इमाम अली कहते हैं। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम ये बोल रहे हैं, आज की साइंस क्या बता रही है? दूध यानी मैक्सिमम कैल्शियम, केला यानी मैक्सिमम पोटेशियम, विदाउट कार्ब्स रिडक्टिव फार्मूला है, पेट को साफ करता है, और विद कार्ब गेनर प्रोडक्ट है। तो साइंस उसको एलेबोरेट कर रही है ना सारी अहादीस और अक़वाल को आहिस्ता आहिस्ता। सो मुझे ये बताइए कि हजामा के स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं, कुछ इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि मैंने जब आपको एक दफ़ा फ़ोन किया और मैंने कहा मज़ूमा मेरी बैक में दर्द ये वो व्हाटएवर, आपने कहा, तो आपने मुझे 2 डिफरेंट किस्म के हजामे एक्सप्लेन किए थे। थोड़ा सा वो आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग, बट मैं चाहूँगी व्यूअर्स को भी पता जी। ऐसा है कि एक है ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग का मतलब वो जो आप आमतौर पर ओलंपिक्स में देखते हो, ब्लू पैचेस, पेपरोनीज बनी होती हैं लोगों के पीछे, सही है, वो है ड्राई कपिंग। इसको हाफ हिजामा कहा जा सकता है, इसको कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है। लेकिन जो स्पेसिफिकली हिजामा है, उसका क्या फ़ायदा होता है, पहले वो बात। उसका फ़ायदा यही कि चलो कैपिलरीज खाली हो गई, प्रेशर थोड़ा कम हो गया, पेन रिलीफ होगी, एनाल्जेसिक है वो, लेकिन डेड सेल्स और फ्री रेडिकल्स निकले नहीं है, वो आपकी बॉडी के अंदर ही घूम रहे हैं, वो अंदर ही है। वो बेसिकली गुजारा निकालने के लिए एक्स्ट्रा अपने आप को पंप किया, वक्ती ट्रीटमेंट है। लेकिन हिजामा की जो स्पेसिफिक डेज हैं वो 17, 19 और 21 चांद की। अब वो क्यों है, वो भी मेडिकली
प्रूवन है कि जब भी आपकी अर्थ ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि कब होती है आपके चांद के ढलते हुए में, तो हैवी चीज़ें नीचे चली जाती हैं, लाइटर चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, तो फ्री रेडिकल डेड सेल्स आपके स्किन के करीब रहते हैं तब। और ढलते चांद में जब हम सक्शन देते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर सफाई कर सकते हैं जिस्म की। ये है 17, 19 और 21। इसके अलावा मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे बहुत अच्छे हिजामा डेज़ हैं। अब देखो जो ख़वातीन हैं जिनको उन्हीं डेट्स के अंदर अपनी तारीख में मंथली साइकिल आता है, तो वो क्या करें, क्या वो कभी हिजामा नहीं करा सकेंगे? तो उनके लिए फिर डेज़ का चुना जाता है, जिसमें से मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे बेस्ट डेज़। वेंसडे को, सैटरडे और संडे को बहुत इमरजेंसी है तो कर लें, लेकिन जुमा के लिए सख्ती से मना है हिजामा करना। अच्छा, अब कौन लोग हिजामा नहीं करवा सकते? आपने कहा मंथली साइकिल में नहीं करा सकते हिजामा? नहीं, मंथली साइकिल में हिजामा नहीं हो सकता। जिनको डायबिटीज़ हैं वो अपनी डायबिटीज़ को कम से कम 2 दिन चेक रख के नॉर्मलाइज करके फिर हिजामा कराएं। जो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं वो कम से कम 48 घंटे या 24 घंटे, अच्छा है 48, वरना 24 घंटे अपने ब्लड थिनर्स ना खाएं और फिर जाके हिजामा कराएं। जो थैलेसीमिया पेशेंट हैं जिनका HP डाउन रहता है वो प्लीज़ हिजामा ना कराएं, पहले उसको ठीक। इसी नोट पे आपकी इजाज़त से ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद किचन में कटलेट्स भी बन रहे हैं, हमने वो भी चेक करने हैं, लेकिन वो हम बिल्कुल एंड में चेक करेंगे। ब्रेक के बाद व्यूअर्स आपको हम हिजामा करके दिखाएंगे। अगेन हम किसी की भी सेंसिबिलिटीज़ को अपसेट नहीं करना चाहते या किसी को परेशान नहीं करना चाहते, बट जो एक खौफ होता है लोगों का हिजामा कराने का कि हम करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा और खून बहुत निकलता है, ये होता है वो होता है। देखें, आप अपने किसी भी बॉडी के एरिया को आपको छोटी सी कप ही लेके इस तरह थोड़ी देर सक्शन करेंगे तो वो भी थोड़ा सा पर्पल हो जाएगा। तो ये तो जैसे कि एक इसमें बताऊँ कि सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इसकी पेन को अगर किसी ने समझना है तो अपने नाखून से अच्छी तरह से जोर से स्क्रैच कीजिए, इससे ज़्यादा पेन नहीं होती। और आपने किया हुआ मेरा हिजामा और इन्होंने ही किया हुआ, इसलिए मुझे पता है कि इट इज़ नॉट पेनफुल। वो दिखने में ज़रा सा स्कैरी लगता है जब बाद में 1-2 दिन गुजरते हैं या नेक्स्ट डे, बट वो एक नॉर्मल ब्रूजिंग की तरह ख़त्म हो जाता है। और अगर आप उसके साथ आर्निका तो नहीं, अगर आप ड्राई कपिंग करें तो आर्निका लगाएं, जिसके अंदर ब्रूजेज हों। जहाँ पे डीप कट या स्क्रैच लग जाए, आर्निका वहाँ की दवाई नहीं बनती, सिर्फ सरसों का तेल लगाएं और ठीक हो जाए 2 से 3 दिन। बिल्कुल, लिटरली इसी तरह होता है व्यूअर्स। सो द पॉइंट इज, ऐसी खूबसूरत चीज़ है कि एक दफ़ा तो ज़िंदगी में आप ज़रूर एक्सपीरियंस करें। मैं आपको वादा करती हूँ आप बार बार खुद ही कहेंगे। अभी मैं यही इनसे डिस्कस कर रही थी कि नेक्स्ट मैंने आपके पास कब आना है, तो ब्रेक में बाकी की डिस्कशन कर लेती हूँ, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको करके दिखाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ फ़खर हैं, इनके ऊपर हम ड्राई कपिंग करके दिखाएंगे, राइट? सो फ़खर, आइए हम आपको टर्न कर दें ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें। ठीक है जी, तो मासूम मुझे ये बताइए कि इसके फ़ायदे क्या हैं कपिंग के? देखिए, कपिंग के हदीस के मुताबिक जो सबसे बड़ा फ़ायदा जिसके लिए आजकल हम सब परेशान रहते हैं वो है नज़र का लगना, हसद का लगना, जादू का। ये हदीस के मुताबिक ट्रीटमेंट है हसद, नज़र और जादू का। ये ख़ास तौर पे ये 2 पॉइंट्स 1 in 55 ये इस्तेमाल होते हैं, नेगेटिव एनर्जी पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को अगर हम मेडिकली देखें, ये आपके क्लेविकल यानी हंसली की हड्डी, ब्यूटी बोन से ऊपर की हर प्रॉब्लम का इलाज यहाँ पे मौजूद है। और देखिए इन्होंने गले में भी तावीज़ पहना हुआ है, विच मीन्स ऑब्वियसली इनको वो कॉन्शियस हैं चीज़ के बारे में, हिफाजत के लिए। तो हिफाजत का हदीस के मुताबिक वाहिद तरीका जो है इलाज वो है हिजामा। अब देखो, हम बहुत सारे कहते हैं कि जी हम तो इतना सदका देते हैं, इतनी दुआएं पढ़ते हैं, फिर भी बीमार हो जाते हैं। हम करते क्या, हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं अंदर गई हुई हसद, नज़र, जादू से जो आपकी चेंजेस आ रही हैं बॉडी में, वो हमें निकलवाई नहीं। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पहले हिजामा कराएं और जितनी पढ़ाई जो सदका कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स देखें कितने अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा हिजामा सबसे ज़्यादा पेन रिलीफ के लिए काम करता है। आजकल जिस तरह अगर आपने देखा होगा हाइव्स बहुत हो रही हैं। अच्छा, ये प्लास्टिक के आपने इसके अंदर कवर क्यों किया हुआ है इसको? ये क्योंकि हम डिस्पोजेबल इस्तेमाल करते हैं कप्स। ठीक है, मेरे सेंटर में हम कभी भी रीयूजेबल कप्स को इस्तेमाल नहीं करते, डिस्पोजेबल कप्स हैं। और व्यूवर्स, इसमें एक और चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हिजामा किट लेके अपने लिए रख लेते हैं और अपना हिजामा कराने के बाद कप्स घर के ले जाते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे और उसको साफ़ करके दोबारा इस्तेमाल करते हैं।
प्लास्टिक कप्स कभी भी रीयूजेबल नहीं होते। अगर आपको शीशे के कप्स होते हैं, बिल्कुल, और वो शीशे के कप्स भी उनको भी प्रॉपर स्टेरलाइज करना और साफ करने का तरीका होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पैसे बचा रहे हो तो उसके साथ साथ आप बीमारी खरीद रहे हो, तो कम से कम प्लास्टिक के कप हैं तो उनको डिस्पोज ऑफ कर दें। ये मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, हम बॉडी के मुताबिक साइज़ को देखते हैं और इस तरह से इसको सक्शन दे दी जाती है। हम प्रॉपर हिजामा करके नहीं दिखा रहे क्योंकि ऑब्वियसली कई लोगों को देखने में ब्लड में और उसमें बुरा लगता है। अब ये देखें ना, ये इस तरह करके क्योंकि स्किन ऊपर आ जाती है, राइट, पॉप आउट कर जाती है, तो इसकी वजह से ब्रूजिंग हो जाती है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। पेन नहीं करते, अगर आप ये सोच रहे हो कि वो पेन करते हैं, बल्कि पेन रिलीफ करते हैं। जिसको भी किसी को पेन हो रही है आपको, नहीं थोड़ी सी एक वो खिंचाव होगा, खिंचाव से ज़्यादा खुशी। अब ये डिफरेंट साइज़ के कप होते हैं, डिपेंडिंग के आपको किस एरिया को कवर करना है, तो हम डिफरेंट साइजेस के कप करते हैं। डिफरेंट तरह के कप्स होते हैं। किस जगह पे हो सकता है? पूरी बैक पे हो सकता है? पूरी बैक। देखें ये हिजामा सुन्ना पॉइंट्स हैं, ये दो, उसके साथ हम स्ट्रेस पॉइंट्स देते हैं। देन यहाँ पे एक स्टमक का पॉइंट है जो हार्ट को भी टॉनिफाई करता है। ऑन द राइट साइड इट्स राइट लंग एंड लिवर, लेफ्ट साइड लेफ्ट लंग एंड स्प्लीन। देन नीचे आ जाएंगे तो बिग एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे नीचे ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड किडनीज। ये वो जर्नल हिजामा है जो हर किसी को जिंदगी में एक दफ़ा लाजमी कराना चाहिए। बाजू, लेग्स वगैरह पे ये होते हैं, सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप जर्नल पॉइंट्स की बात करते हो तो ये वो पॉइंट्स हैं जो ओवरऑल बॉडी को सारा रिफ्रेश कर देते हैं। और ये कितनी देर के लिए हमें छोड़ना चाहिए? 5 से 10 मिनट हम देखते हैं इसको। अच्छा, हिजामा कप ज़्यादा लंबे हो जाएं तो ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, सो इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आपको कर दिए जिस तरह ये होने शुरू हो गए और 2 मिनट के अंदर। स्लिम स्मार्ट हैं तो ऑब्वियसली इट आल्सो डिपेंड्स आपकी स्किन के ऊपर ना, स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी का क्लॉटिंग टाइम डिफरेंट होता है, हमें टाइम को थोड़ा सा देखना होता है, लेकिन हिजामा स्पेसिफिकली 15 मिनट के अंदर ख़त्म होना जाना चाहिए क्योंकि फिर उसके बाद स्किन डैमेज हो सकती है, तो वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब जैसे कि ये हमने कर लिया, टाइम पूरा हो गया, अब हम टाइम पूरा हो गया तो फिर हम इसको उतारेंगे। नॉर्मल सर्जिकल स्क्रैच देते हैं, हल्के से स्क्रैच देने के बाद दोबारा कप रख के दोबारा सक्शन दे दी जाती है। जितना ब्लड निकलता है उसका वेट किया जाता है कि वो जब जम जाए, जो कि 5 से 10 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसीजर हो जाता है। करने के बाद हम ये उतार देते हैं। उतारने के बाद इसको सरसों के तेल से अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है। पहले खुश करके ब्लड को हटा के सरसों का तेल लगा दिया जाता है। दिन में 2 से 3 बार लगाएं। 4 से 5 दिन के अंदर शहद खाना सुन्नत है हिजामा के बाद। तो शहद लाजमी खानी चाहिए हिजामा के बाद क्योंकि ये सुन्नत है। 2 रकत नमाज आते हुए पढ़ें हाजत की। हम हमेशा कहते हैं 2 रकत नमाज शुक्राना की पढ़ें, बिकॉज आपने इतनी बड़ी सुन्नत अदा की है। तो ये बहुत खूबसूरत सुन्नत है जिसका आपको हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें सबसे, अब ये देखो आप, ये थोड़ी देर के लिए निशान रहेंगे, स्क्रैचेस 3 से 4 दिन तक रहते हैं, उसके बाद ये खत्म। हाँ, अच्छा, उसके बाद ये जो निशान है, सबको कंसर्न ये होता है कि हमारी स्किन पे निशान तो नहीं रह जाएंगे, सिर्फ उनकी स्किन के ऊपर निशान रह सकते हैं जिनको हल्की सी खारिश के बाद भी दाना बने और काला निशान छोड़ता है, जिनकी स्किन प्रॉन टू निशान समझे हैं। वरना ये 4 से 5 दिन के अंदर हील हो जाता है एंड इट्स ऑल डन। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल की है, आपने देखा है इस सीज़न में हाइव्स के साथ लोग बहुत आ रहे हैं। हाँ जी, एलर्जी, स्किन एलर्जीज बहुत ज़्यादा आई हैं और इस पिछले 3 से 4 महीने में तकरीबन दिन में 2 से 3 पेशेंट हाइव्स के साथ आ रहे हैं। उनके लिए हिजामा बहुत बेनिफिशियल है। फिर ये जो मौसम चेंज हो रहा है, अब अक्टूबर बिल्कुल एंड पे है, नवंबर की स्टार्टिंग है। क्या मौसम एस्थमा के ऐसे एस्थमा के पेशेंट से पूछेंगे क्या मौसम है जो चेंज आ रहा है, स्मॉग आ रही है, तो उसके लिए भी, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हिजामा से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपकी साथ में फ्लू शॉट भी लगवा लें और निमोनिया का शॉट भी लगवा लें तो बड़ी अच्छी बात है, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं और यंगर लॉट को भी। बट वही चीज़ है ना कि तरीके से अगर चीज़ को आगे लेके चलें तो। और फिर हिजामा के बेनिफिट्स पेन के अंदर, ख़ास तौर पे शैटिका के अंदर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर और हेडेक्स में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसके रिजल्ट सामने आते हैं। सो व्हाट इज़ योर मैसेज टू द व्यूअर्स? सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अपने रीजन, अपने सीज़न का खाएं। कोशिश करें कि अपनी मिट्टी के करीब हो जाए। हम अपनी मिट्टी से दूर हैं इसीलिए बीमार हैं। आप कहोगे ये कैसे, तो मैं कहूँगी कॉफ़ी यहाँ नहीं पैदा होती है तो वो आपके लिए वंस इन अ ब्लू मून बनी है, डेली पीने के लिए नहीं। अच्छा, अब देखिए ना, इधर अपने सीज़न की बात। अच्छा सॉरी, अब ये मैंने आपसे ज़रूर पूछना है क्योंकि आजकल हर कोई कॉफ़ी पी रहा है।
अगर कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी तो आपको पता है कि ऐसे पी रहे हैं कि जैसे उससे हमारा बड़ा वेट कम हो जाएगा, इतना ड्राई फ्रूट खा लेते हैं और साथ में 2 कप कॉफ़ी के पी लेते हैं काले और कहते हैं ओके, या फिर सारा दिन लातेज पी रहे हैं, यानी कि 4-4, 6-6 ग्लास दूध के पिए जा रहे हैं। उसके बाद उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, या खवातीन है तो विजाइनल ब्लीडिंग, अगर मर्द हैं या खवातीन है तो उनको पाइल्स का इशू हो रहा है, नक्सीर फूटती है, तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो पैगाम सिर्फ ये है कि अपने मिट्टी के करीब हो जाएं, जो सीज़न में सबसे सस्ती सब्ज़ी और फल है वही परवरदिगार ने उस सीज़न के लिए आपके लिए सुपर फूड बनाया, उसका इस्तेमाल कीजिए। आने वाले मौसम में पीने में क्या लें, बिकॉज इस सीज़न में मैंने इसलिए बात की कॉफ़ी की, लातेज की, दूध पत्ती हो गई, एक्चुअली हमें क्या पीना चाहिए? का सबसे बेस्ट बेवरेज जो है ना वो है पुदीना, सब्ज़ इलायची और एक लौंग। वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रखेगा, आपकी अग्नि को बेहतर करेगा, यानी डाइजेस्टिव फायर को बेहतर करेगा, क्योंकि इस सीज़न में भूख बढ़ जाती है, वेट गेन होने शुरू हो जाता है। तो इस सीज़न में दिन में 5 कप भी पी लें, पुदीना, सब्ज़ इलायची और लौंग का लें। जिनको ब्लड प्रेशर है वो दिन में 2 दफ़ा लौंग और बाकी सिर्फ पुदीना और सब्ज़ इलायची पिएँ, तो इससे बेहतर और वेट रिडक्टिव फार्मूला नहीं होगा। नहीं, व्हाट आई मीन इज़, मैं आपको बताती हूँ, सर्दियाँ आ रही होती हैं या सर्दियाँ जब आ जाती हैं तो दिल चाहता है कि गर्म चीज़ें पीते रहे कंटिन्यूसली। गर्म पानी लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते, वैसे तो अगर आप वार्म वाटर पीते रहें तो गला भी आपका नहीं ख़राब होगा और बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे, लेकिन फ्लेवर वाली कौन सी चीज़ पी जा सकती है, आप समझ रही हैं? अगर चाय नहीं पीनी और कॉफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा पीनी तो फिर क्या पिए? सिर्फ ये इस कहवे के अलावा मतलब यखनियाँ पिए, क्या करें? देखो, यखनी तो है ही है, यखनी आपकी ऑल टाइम फेवरेट है। सीजन अक्टूबर से मटन की गर्दन की यखनी, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। अगर चिकन लेना है तो फिर देसी चिकन की यखनी का इस्तेमाल करें, लेकिन मटन की गर्दन की यखनी दिन में 1 से 2 बार ज़रूर पिएं। याद रखें, इसमें मैं बार बार कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा जॉन्डिस भी इसी सीज़न में आने शुरू हो जाता है, क्योंकि आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो यखनी अगर पी रहे हैं तो कम से कम 12 ग्लास पानी लाजमी पिएं। पानी के बगैर कोई चीज़ भी, सर्दियों को तो पानी के बगैर गुजारना ही नहीं चाहिए, और हम कहते हैं सर्दियों में तो हमारे पानी पीने को दिल ही नहीं कर रहा। इसका इस्तेमाल करें रात को इस मौसम में। अगले फेब तक गोल्डन मिल्क जिसको हम कहते हैं, उसकी मैं रेसिपी चलते चलते बताती चलती हूँ। 1 ग्लास दूध, आधा ग्लास पानी, 5 अदद काली मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी और उसके साथ थोड़ी सी दालचीनी डाल के उबालें। इतना उबालें कि वो 1 कप दूध रह जाए, आधा कप पानी खुश्क हो जाए। पीने से पहले उसमें या आमंड ऑयल या देसी घी डाल के उसको रात को पिएं, और ये बेहतरीन सुपर फूड बन जाएगा, टॉनिक बन जाएगा। और ऑयल डेली डालना है आपने, सरसों का, बिल्कुल सरसों का नहीं, देसी घी। देसी घी, गाय का घी हो तो सबसे ज़बरदस्त है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर जैतून का तेल डाल लें इस मौसम में बेली बटन में और नाक के अंदर। अच्छा, नाक में कैसे डालना है? ड्रॉपर से। आम ड्रॉपर हमें मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, ड्रॉपर ख़रीद लीजिए, वो जिससे बच्चों को मेडिसिन देते हैं उससे डाल लें। वंडरफुल। और हर घर के हर बंदे का ड्रॉपर शुड बी डिफरेंट, वही वाली अलग अलग व्यूअर्स। एक ही चीज़ हम बच्चों की भी शेयर कराते हैं, एक को जुकाम लगता है, खांसी लगता है तो सारा घर बीमार पड़ा होता है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को महफूज भी रख सकते हैं। हजामा, सुन्नत, उसके साथ साथ उसके इतने मेडिकल बेनिफिट्स हैं। आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि उन्होंने कहा कि जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन्स के हिसाब से भी हजामा किया जाता है। सो जिस चीज़ के इतने बेनिफिट्स हैं, ना तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है और ना ही उसका कोई नुकसान है, सो व्हाई नॉट, राइट? सवाब का सवाब और इलाज का इलाज। बेशक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम चलते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे कटलेट्स या कटलेट्स तैयार हैं। एक बात बताएं ज़ूफ़ी, 2 किस्म के हैं, कुछ एक्सप्लेन करेंगे? ये इसमें मैंने ब्रेड क्रम की कोटिंग की है, और मैंने आलू का पेस्ट लेके तो उसमें मैंने जो है ना स्टफ़ कर लिया था। इसमें मैंने जो हमारा मटेरियल था चीज़, चिकन वगैरह और आलू, वो मैंने सारे मिक्स कर लिए थे और सिर्फ अंडा लगा के फ्राई किया। ये हमने एक अमेज़ा पूरा मिक्स करके उस पे अंडा लगा के फ्राई कर लिया। ये जो है, अब देखें ना, 2 किस्म के आपके कटलेट्स तैयार हो गए हैं एक ही मिक्स से, एक ही रेसिपी के साथ। एंड द पॉइंट इज, जो ब्रेड क्रम्स वैसे ही अवॉइड कर रहे होते हैं, या जिनको है कि भाई हमने ब्रेड नहीं लेनी क्योंकि आलू भी ले रहे हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, तो आप बड़े आराम से ये वाला अमेज़ा तैयार करके उसको डन कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, वही चीज़ है ना कि खाने में भी अभी मासूमन जी ने भी एक बात की कि भाई नेचुरल चीज़ों की जो जिधर की जो खुराक है उस हिसाब से, तो जो भी वेजिटेबल्स इन सीज़न है उनको भी आप कंबाइन करके इस तरह कटलेट्स में डाल सकते हैं। और डीप फ्राई करना ज़रूरी नहीं है। अगर इस तरह से आप कटलेट्स बना लेते हैं, अगर आप उसके ऊपर नहीं भी अंडा लगाते और आप इसको एयर फ्रायर में डाल देते हैं,
तो आपको वही बेनिफिट मिल जाता है। आप इसको सैंडविच के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड लें और इसको रखें, सिंपल सैंडविच बन जाता है, नाश्ता किया जा सकता है, नाश्ता किया जा सकता है। सो गाइस, लॉट्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ वेज टू स्टे हेल्दी। अल्टीमेटली तो आई थिंक इस गुफ्तगू की आज से यही डिसाइड हुआ है कि गैजेट से जितना इज्तनाब किया जा सकता है करें, सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचें, कलेक्टिवली एज अ वी सोचें। एंड देन ऑफ कोर्स खाने पीने में उन चीज़ों को इस्तेमाल करें जो सीजनल हैं और उस इलाके की हैं। जैसे कि मासूमा जी ने भी हमें एक्सप्लेन किया कि हजामा एक सुन्नत और उसके साथ साथ उसके मेडिकल बेनिफिट्स भी बहुत से हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम 2 घंटे के अंदर व्यूअर्स आपके साथ करते हैं वो आपके फ़ायदे के लिए करते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, आपको भी कुछ गाइडेंस देने के लिए। फॉलो करना या ना करना आपकी मर्ज़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।